देखो दो चीज़ है, कैश तो आज इसको कंप्लीट कर ले, एक ऑप्शन अपने पास ये है, कल की मैं छुट्टी रख दूँ, ठीक है। दूसरा ये कि आज 3 साल के कर ले, कल 3 साल के कर ले, तो बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आज पहला वाला। आज 1 साल का कर लीजिए, उसका कल छुट्टी रख दूँ। चलो ठीक है, देखते हैं अभी, ज़्यादा बढ़ेगा तब उस अकॉर्डिंग देखते हैं, पर शायद मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो हो जाएगा कंप्लीट। देखो इधर, चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। देखो ध्यान से समझना। देखो बिंबिसार तो गौतम बुद्ध के टाइम के पीरियड का था, ठीक है। मिलिंद बाद में आता है, प्रसन्नजीत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मिलिंद किसके टाइम में था? अशोक के काल में। मिलिंद इंडो ग्रीक था सर, बैक्टीरियन आए थे ना जब। अच्छा, तो ये किसके उस टाइम बैक्टीरियन पार्थियन, वो आते शुंगा के बाद कानव आते, कानवों के बाद बैक्टीरियन आते हैं। अच्छा, हर एक वंशी शासक बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 692 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। मत्स्य पुराण में उसका नाम सेत्रोजस दिया गया है। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और सर मिलिंद पानो लिखी गई है ना, मिलिंद, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय प्रदान किया था तथा उनकी शिष्यता ग्रहण की थी। मिलिंद इसका समकालीन नहीं था, वे नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों में इसकी सूचना मिलती है। हाँ, ये नागसेन के टाइम था है, तो बाद का, बुद्ध के बाद के पीरियड की बात है ये। चलो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई है डायरेक्ट, इसका मतलब है जल्दी खत्म हो जाएगा पेपर। अब देखो 18वें शतक के बाद में लड़े गए युद्धों निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है। अंबर का युद्ध किसी को पता है टाइम पीरियड? या दिया हो, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद में प्लासी का युद्ध अपने को पता ही है, 1757 का होता है। वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, याद रखना ये चीज़, ठीक है। देखिए युद्धों सही कार्यक्रम, देखो अंबर युद्ध जो है ये है, छोड़ो, अंबर का युद्ध जो कर्नाटक के निकट अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 1749 ईस्वी में लड़ा जाता है, ये चीज़ याद रखना, बस ये पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को हराया था और यहाँ से फ्रांसीसी सेना का समाप्त हो जाती। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना को हराया था, ये चीज़ याद रखना। अब ये ऐसे फैक्ट है, याद होने चाहिए। कौन सा एक जो है सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये कोची कहाँ पे है? केरल में सर। केरल। ठीक है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये सही है, मतलब है ना। इसके मतलब सारे गलत हैं। आधुनिक कोची भारतीय स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। अरे क्या बात करो, डच तो पहले ही भाग गए थे, याद करो। अंग्रेज सबसे आखिरी तक रहते हैं, उसके बाद पुर्तगीज रहते हैं, पुर्तगीज गोवा दमन दीव उधर रहते हैं, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिसे बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया। अरे यहाँ से तो अपनी देखो, ये इस स्टेटमेंट में इस दोनों में से आंसर होगा, यहाँ पे जस्ट इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो ये ट्रिक उस टाइम भी लगती थी। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो, ब्रिटिश ने तो पूरा भारत को ऑक्यूपाई कर लिया था। डचों ने पुर्तगाली पराजित कर आधुनिक कोची में 1763 में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। एक बार मुझे जहाँ तक है आप लोग गलत बता रहे हो, एक बार चेक करो कोची कहाँ पे है। ये तमिलनाडु का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि डच याद रखना कि इधर वाले ही तट पे रहते हैं, कोरोमंडल तट पे। एक बार सर्च करके बताओ कोची कहाँ पे है। सर केरल में ही है। केरल में है? तो कहते फिर होगा, फिर इधर वाले पार्ट में होगा, एकदम नीचे वाले में। चलो ठीक है, ध्यान देखना। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित ही नहीं था? भाई झांसी की रानी तो लड़ी ही थी, ठीक है। देखो यार रखना, राजस्थान का इलाका शांत बैठा रहता है क्योंकि रजवाड़े रहते हैं, याद रखना। लखनऊ में था ही, जगदीशपुर क्या है, बिहार में, याद रखना ये चीज़। कुंवर सिंह यहाँ से लड़े थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावी नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। झांसी में विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। टाटे टोपी ने झांसी की रानी का सहयोग दिया था। 30 मई 1858 की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ताते टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था, याद रखना, बिहार का है, ठीक है। बीपीएससी में ज़रूर क्वेश्चन बनता है इससे। लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया था। लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गई और मौलवी अहमदुल्ला एक लड़ाई में मारा गया।
अब आओ इधर। कुंवर सिंह 18 विद्रोह के प्रमुख नायक था। कहाँ से लड़ा था? बिहार से था, ये मैंने बता ही दिया था। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय के 80 वर्ष के वेवर थे। सोचो 80 साल का बुढ़ा, सोचो। प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस दिया था, वीरता थी, सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की। 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। चलो आओ इधर। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य कलकत्ता में बेथुन, ये देखो 2023 का डायरेक्ट रिपीटेड। अब बताओ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये कर लो। हिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा रहा है। आया है बेथुन स्कूल 2023 का क्वेश्चन? नहीं 23 नहीं, 21 था। 21 है 23 है? 21 है, 21 डायरेक्ट ये है। देखो सोचो, डायरेक्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये चीज़ याद रखना, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला दूसरा सही है। अब देखो गलत, ये क्यों गलत है ध्यान से देखना। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। अरे क्या बात करे, राजा रामन राय, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। राजा रामन राय ने सती के प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध के लिए कानून पारित किया। 1830 में से सभी प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। शेष दोनों कथन सत्य हैं। याद रखना। देखो कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछा, यहाँ से रिपीट। अब आगे देखो, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह में मुख्य निम्नलिखित में से कौन था? एम.एन. रॉय। मैंने कितनी बार बताया इनके बारे में। और आगे भी ये देखो, यहाँ से इसका फिर आगे क्वेश्चन बनाया था। मैंने बोला भी था कि ये कैसे होगा, ये तो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है, ये कभी समाजवादियों के साथ नहीं जाएगा। सोवियत रूस और रूसी क्रांतिकारी प्रतिबद्धता से आकर्षित होकर भारतीय क्रांतिकारियों की काफ़ी बड़ी संख्या जो प्रवास में थे वहीं पहुंची। उनमें सबसे विख्यात महान क्रांतिकारी का नाम एम.एन. रॉय था, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की। रॉय के नेतृत्व में इसी विचार के साथ भारतीय ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और याद रखना, कल मैं पढ़ रहा था 1951 का जब इलेक्शन होता है ना, तो यही जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसको सीटें मिलती है कांग्रेस के बाद, इसको 15 ऐसे कुछ मिलती है। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी होती है जिसको 12 या कुछ मिलती है। याद रखना ये चीज़। 2018 का क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? अब देखो स्वाभाविक से याद रखना कि भाई स्वाभाविक बात है, कहाँ थे? बिहार, उड़ीसा, ये तो हिंदू बेल्ट वाले हैं, ठीक है। यहाँ तो जरूर होगा 100% कांग्रेस। पंजाब में याद रखना अकाली दल रहता है, इसीलिए वहाँ पे यूनिस्ट पार्टी अकाली दल भी रहता है। तो याद रखना यहाँ पे नहीं बनती है, पंजाब में नहीं बना पाते हैं सरकार। और दूसरी बात याद रखो, पंजाब उस टाइम मुस्लिम प्रांत इस तरीके से रहेगा क्योंकि पाकिस्तान का वो भी तो आता था उसमें। याद रखना ये चीज़। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ। जुलाई 1937 में 6 प्रांत में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत है मद्रास, बम्बई, मध्य भारत मतलब एमपी, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। याद रखना ये चीज़। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, मतलब यहाँ पे जॉइंट करके बनाते हैं, मतलब ठीक है, मिलके। ये चुनाव में पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार गठित नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ से बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने मंत्रिमंडल गठित किया था। कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल 2 वर्ष 4 माह का रहा था। याद करो 1939 में त्यागपत्र दे देते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। कारण बिना पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोगी घोषित कर दिया जाता है। निम्न में से कौन जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबिनिज्म। तो याद रखना एनी बेसेंट। ह्यूम तो याद रखना कांग्रेस की बस स्थापना से जुड़ा हुआ था। ये कौन है भाई? माइकल आमपाद दत्त, इनके नाम तो सुनते नहीं। एनी बेसेंट का फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक भी माना जाता है। थोड़ा याद रखना ये चीज़, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट के बारे में ऐसे पूछा आगे जाके। 1888 में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक भाषण दी। एनी बेसेंट, सिडनी वेब, बर्नार्ड शॉ, विलियम क्लार्क आदि द्वारा रचित फेबियन लेख नामक संग्रह 1889 में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं सबके सहयोग के परिणामस्वरूप 1884 में फेबियन सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, याद रखना, अननोन फैक्ट है।
चलो कौन सा सही है ध्यान से देखना। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल, अरे लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। आईपीएस वाईपीएस आईएएस इनकी शुरुआत करने का जन्मदाता याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत, आंसर आ गया। और देखो पहले भी यही होता था, एक इस टाइप का जब ऑप्शन बनता था एक हटाओ आंसर आ जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की कोर्ट स्थापित किया गया था, हाँ एकदम सही बात है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी, ये चीज़ याद रखना आपकी बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीसी को चेंज किया गया है। भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल के गठन का श्रेय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बार भी आया क्वेश्चन 2024 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन दे दिया था, हाँ याद रखना। केंद्र में देश शासन लगा दिया था, प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी थी इन्होंने, ठीक है ये बात तो सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना को बनता है, हाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, याद रखना, जो 1937 में जाके बनता है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ बनता है, हाँ देखो ये 2024 में पहला ही स्टेटमेंट था, ये 2024 के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन को बंद किया गया था। प्रांत सीधे ब्रिटिश कानून से अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त किए। इस अधिनियम द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना का बंद था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का बंद था, लेकिन एक क्रियान्वित नहीं हो सकती। ध्यान कि इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल बैंक की स्थापना को बंद किया गया था, याद रखना आरबीआई, और यहीं से बनता है कि आरबीआई एक्ट 1934। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, याद रखना रिपन। रिपन अच्छा है व्यक्ति है भारतीयों के लिए, याद रखना ये चीज़। लगाया किसने था, लिप्टन ने, 1878 का, याद रखना। फिर ये आता ही है, इसका कार्यकाल रहता है, अभी चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। लिटन याद रखना बहुत नेगेटिव व्यक्ति था, ठीक है। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा व्यक्ति था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। यह अधिनियम देशी समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। समाचार पत्र के इतिहास में इसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखना ये चीज़ भी, ये नॉन फैक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। चंपारण राजेंद्र प्रसाद, मैंने बोला था गांधी जी से जाके मिले थे, ठीक है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, अरे मोरारजी देसाई नहीं थे, कौन था अहमदाबाद मिल श्रमिक, कौन मिलेगा उनसे, याद रखना। खेड़ा और आंदोलन और दोनों में है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, याद रखना ये चीज़। तो इसका आएगा 1 और 3। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन से गांधी संबंधित रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल, मतलब ओनली इससे गांधी ही संबंधित है। अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल ओनली खेड़ा से रहता है, ठीक है याद रखना। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था। मोरारजी देसाई तो बाद में भारतीय राजनीति में स्वतंत्र, वो उसको बस ओनली पीएम पद चाहिए। कौन सा सही है, जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय थे। अरे क्या बात करें, शिमला सम्मेलन कब हुआ है, अरे बताओ कोई, किसी को याद है शिमला सम्मेलन? 1942 में हुआ था। 1942 नहीं है, उसके बाद होता है, नाम का वो था, याद रखना 44 के बाद में होगा, ठीक है। अरे पहली बात माउंटबेटन तो भाई आखिरी में आता है, 19 कब आता है, ये 47 में जाके आता है, याद रखना ये चीज़। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था सर। कब हुआ था, 1945 में। हाँ याद रखना ये चीज़। और ये माउंटबेटन भाई 1947 में आता है, ओनली भारतीय 2 टुकड़े करने तो आता है ये। हाँ, और वॉइस रॉय बनता है इंडिया का। फिर भारतीय नौसेना का विद्रोह जो है 1946 तब तक हुआ, तब जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए, याद रखना। देखो यूपीएससी ने ये डायरेक्ट जाके उधर पूछा, ये तो सही है, याद करो, अपन ने किया भी था पहले भी। जून 1945 में ब्रिटिश भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया था। इन नेताओं में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मुस्लिम लीग के नेता एम जिन्ना थे, नेशनल पार्टी, अनुसूचित जातियों, सिखों आदि के नेता भी शामिल थे, किंतु जिन्ना ने शिमला सम्मेलन को विफल कर दिया। इस समय लॉर्ड वेवल भारत का वाइसराय था, याद रखना। अब मैं फिर बताऊँ, गांधी की मूवी देखो, मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। गांधी की देख लेना, सुभाष चंद्र बोस की देख लेना, और भीमराव अम्बेडकर की, मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा आपको। जनवरी 1946 ईस्वी में सरदार वल्लभ पटेल की भी देख सकते हो, एक मूवी है मैंने देखी है, वो भी देख सकते हो, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये देशी रियासतों एकीकरण कैसे किया जाता है सब, ठीक है। जनवरी 1946 में मुंबई में वायुसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी थी। इसके बाद 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन अधिकारी व नौसैनिक, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, ने बम्बई में सैनिक विद्रोह कर दिया। इस नौसैनिक विद्रोह का प्रारंभ नौसैनिक प्रशिक्षण तलवार के नौसैनिक द्वारा खराब खाने के बारे में शिकायत के साथ हुआ था।
तलवार की नौसैनिकों हड़ताल का प्रभाव मद्रास तथा कराची तक फैल गया था। ठीक है, तो वो थोड़ा नोट आगे देखो। निम्न में कौन सी फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का स्थापना से संबंध नहीं था? तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऐसे भी एग्रीकल्चर, देखो मदन मोहन मालवीय, ये याद रखना, इनका गौरी शंकर मिश्र ये सब जुड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। अवध में होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। संगठन का नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयास में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इस संगठन ने, देखो याद रखना, देखो आज़ादी से पहले यहाँ पे संगठन बने हुए हैं, सोचो। इसलिए आज भी देखो ना, फार्म प्रोटेस्ट कहाँ पे होता है, किसानों के विद्रोह यहीं पे होंगे। ये यूपी वाला जो बेल्ट हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब वाला हो गया, यही बेल्ट में होते हैं, सोचो। कोई राजस्थान की तरफ कोई नहीं है, याद रखना ये चीज़। तो इससे ये पता लगता है कि ऐतिहासिक कितना महत्व होता है भाई उन चीज़ों का। सारी राजनीति तुम्हें पता है इन्हीं के पीछे घूमती है। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। जून 1919 तक सूबे की 173 तहसीलों में इसकी 450 शाखाएं गठित कर ली गई। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया कि दिसंबर 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश किसानों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। 1931 में कराची के अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का पारित निम्नलिखित किसने करवाया था? याद रखना, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, परंतु अध्यक्ष तो वो रहते हैं, पर ये बोल रहा है कि मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था ये पूछा। याद रखना, पर याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष रहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौते की मंजूरी देने हेतु 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना, इरविन समझौते को यहाँ से दिया जाता है अनुमति। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों, याद रखना फंडामेंटल राइट की पहली बार बात यहाँ होती है, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। वैसे तो कांग्रेस प्रारंभ से ही जनता के आर्थिक हितों, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ती आ रही थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये चीज़ याद रखना। मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और याद रखना, ड्राफ्ट से ऐसे भी कौन जुड़ा हुआ रहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव भी आखिर में यही लाता है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? याद रखना, लाहौर। कौन सा? 1929 वाला, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। कौन अध्यक्ष था इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस में अधिकार दिया गया था कि जब वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था, याद रखना ये चीज़। 1930 के मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। देखो यही क्वेश्चन आगे भी जाके बना है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी, याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन जरूर क्वेश्चन आएगा, स्वदेशी आंदोलन से जरूर क्वेश्चन आएगा, 100%। ठीक है, आगे देखो। दूसरी बात, 1925 में क्या हुआ था? गांधी कब अध्यक्ष बनता, कोई पता है किसी को? 1924 सर, बेलगाम। हाँ, बेलगांव कर्नाटक वाला, याद रखना। अरे वो विवाद अभी वापस से उठा है, याद रखना। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव को लेके वापस से विवाद हुआ है। अभी बेलगांव कर्नाटक का पार्ट है, पर वहाँ पे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो मराठियों की है, याद रखना। तो ये अभी फिर से विवाद हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना ये चीज़। जब से महाराष्ट्र में अब यही तो करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? झगड़ा कराएंगे इधर उधर, तो ये वापस से मुद्दा हुआ। अभी बहुत खतरनाक झगड़े हुए हैं वहाँ पे। और कल देखा अपने, कल हिस्ट्री भी पढ़ी थी, याद करो कि बाबर को कौन बुलाता है? याद आया? कल अपन पढ़ भी रहे थे, राणा सांगा बुलाता है। सोचो इसी पे किसी ने, वो सपा का सांसद है जिसने बोल दिया, उस पर देखो कैसे करनी सेना वालों ने उसके घर पे जाके, मतलब समझ रहे हो देश में क्या चल रहा है। ये है असली मुद्दों से जनता को भड़काने का। बस अब मीडिया क्या करेगी? इन्हीं चीज़ों को चलाएगी। क्या ही करोगे, देश में यही होता है। और मेरा कहने का मतलब है, देखो इतिहास वो है भाई, हकीकत है वो बात। सोचो उसने तो कोई ऐसी बात बोली नहीं है। वही तो सर, सच तो सच रहेगा, अब इसको बदल थोड़ी सकते हैं। मतलब वही सोचो ना, वहाँ जाके उसका अटैक किया जा रहा है, क्या ही करोगे। चलो ठीक है। पूरे दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था?
सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देने को कहा था। 9 गांधी जी कहते हैं कि आप जो है भारत कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दो। याद रखना, इस आंदोलन की यही तो विशेषता होती है। पहले गांधी जी हमेशा बोलता था कि सब छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे साथ, सब रैली में चलो पर इसमें गांधी बोला नहीं, तुम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हो बोल दो कि हम कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, उसके उद्देश्य उसके जो डायरेक्शन होगा उसको फॉलो करेंगे, अंग्रेजों का नहीं। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। 9 उनको भी यही बात बोला कि आप कांग्रेस के प्रति अपना निष्ठा घोषित कर दो। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। हाँ एकदम सही बात है कि राजा और रजवाड़ों अब तुम्हारा टाइम नहीं है, अब तुम जनता को अपनी जो है सत्ता सौंप दो। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये स्पेशल था इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने अपने भाषण में विभिन्न वर्गों को साफ साफ निर्देश दिए थे। याद रखना, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषणा कर दे। सैनिक अपने देशवासी पर गोली चलाने से इनकार कर दे। याद रखना, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करे तथा उनकी रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करे तथा राजाओं को नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल हो जाने तक इस पर निर्णय पर दृढ़ रह सके। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात है ना, इस बुक की मैं खासियत बताता हूँ, इसने सोर्स अच्छा यूज किया। देखो विपिन चंद्रा का यूज किया है, एनसीईआरटी का यूज किया है, इसमें इसमें गलतियाँ बहुत कम है। सबसे बड़ी खासियत है इस बुक की, ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब मुन्ना नंगल वो सब फालतू की है, अरिहंत की जो सब वो अरिहंत तो सबसे ख़राब है। इस बुक की खासियत है, ये अच्छी बुक है। इंग्लिश में भी है ये बुक, जो इंग्लिश में पढ़ रहा हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, इंग्लिश में भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का देखो, गदर कितनी बार यूपीएससी ने पूछा, क्यों नहीं पूछेगा वो। 2017 में पूछा, 2022 में पूछा, क्यों नहीं पूछेगा। सैन फ्रांसिस्को अपने को पता है अमेरिका में था, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका पश्चिमी सागर तट 1914 के बाद से पंजाब प्रवासियों का स्थायी घर बन गया था। यह गदर आंदोलन के क्रांतिकारी आधार स्थल था। गदर आंदोलनकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। सोचो यही क्वेश्चन अगर आप देख लेते, उत्तरी अमेरिका कहाँ से था, सैन फ्रांसिस्को 2017 में से पूछा, 2022 में इसका पूछ लिया, इसका कौन जुड़ा हुआ था, एक ही क्वेश्चन। ये कामाटा मारू पहले भी पूछा है, याद रखना उधर ही पूछा है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, वापस सिंगापुर आता है, सिंगापुर से फिर भारतीय आ जाते हैं ये लोग कामाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यह घटना 1914 में हुई थी। कनाडा सरकार ने भारतीयों के अपने यहाँ पर प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा प्रवासी कानून बना जिसके तहत केवल वहीं भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा है हो। ये चीज़ याद रखना ये भी देखो सोचो क्या ही नियम है। केंद्र नवंबर 1913 में कनाडाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित सिंगापुर में ठेकेदारों को काम कर एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने किराए पर जहाज लेकर दक्षिण व पूर्व एशिया में इधर उधर रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर वैंकूवर जाने का फैसला किया। 376 यात्रा से लदा कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा, पर इनको वापस भेज दिया जाता है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की फॉरवर्ड ब्लॉक, और मैंने उस दिन पूछा था कौन सा ब्लॉक बनाया था, याद रखना, तो ये याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस की सर्वसम्मति से 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गए थे। याद रखना ये चीज़। यहाँ पे गांधी जी नाराज हो जाता है, फिर ये त्यागपत्र दे देता है। नहीं देखो त्रिपुरा में करता है, त्रिपुरा अधिवेशन, हाँ त्रिपुरा अधिवेशन होता ना वो। तो यार 1938 में तो जीत ही जाता है। 1939 देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहीं से इतिहास बदलता है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे है ना सुभाष चंद्र बोस की इतनी लोकप्रियता बढ़ जाती है, यहीं पे डर होता है जवाहरलाल नेहरू को। और मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि मारने में योगदान हो सकता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वैसे यहाँ से गांधी को लगता है कि जो है जवाहरलाल नेहरू से सत्ता जा रही है किसकी तरफ। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, देखो इतिहास कैसे बदलता है। यहाँ से गांधी के पास भी कंट्रोल खो रहा था, क्योंकि यहाँ देखो किसको, सीतापट्टारमैया कुछ है, हाँ ये देखो सीतारमैया है, इसको खड़ा करता है गांधी। और गांधी को लगता है कि भाई मेरे खिलाफ कौन, पहली बार कोई जीत ही नहीं पाएगा। सोचो गांधी को भी हरा देता वो, तो समझ लेना नेहरू और इन दोनों से, गांधी से सत्ता जो जा रही थी किसके पास, सुभाष चंद्र बोस के पास। याद रखना यहाँ से भारतीय इतिहास चेंज हो जाता एकदम। पर गांधी बहुत तेज आदमी था भाई, मतलब इमोशनल। सर गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद क्यों नहीं करते थे? गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ जाता था ना, बात वही है। गांधी ने हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर रखा, हमेशा याद रखना ये चीज़, याद रखना। गांधी वो क्योंकि वो हिंसा का सहारा लेके भारत को आज़ाद करवाना चाह रहा था, इसीलिए। और याद रखना अगर ये यहाँ पे अगर गांधी अगर उसको थोड़ा नीति दायित्व कारण छोड़ने को नहीं बोलता, तो याद रखना कि भारत जो है
फिर वही कुछ भी हो सकता था, मतलब इतिहास का तो बोला नहीं जा सकता, पर ये इतना श्योर है कि जिस तरीके से आज़ादी मिली उस तरीके से तो नहीं मिलती, फिर लड़ाई झगड़े से मिलती आज़ादी, कैसे भी मिलती। और हो सकता है तब डेमोक्रेसी भी नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा मतलब हाँ वो था, सोशलिस्ट था। हाँ, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब, पर इतिहास बदलता है, ये तो श्योर है यहाँ से, ये तो श्योर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना ये चीज़ें। 1939 में उन्होंने फिर इस पद के लिए खड़े होने का निर्णय किया। इस बार पी सीतारामैया अध्यक्ष पद के लिए उनके विरोध में खड़े हुए थे, याद रखना गांधी ने खड़ा किया था, पहली बार तो कोई खड़ा भी नहीं हो रहा था, गांधी ने खड़ा किया था, याद रखना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी सर्वसम्मति से चुना जाता, मतलब इलेक्शन नहीं होता है। 1938 में भी, 1939 में कोई नहीं खड़ा हो रहा था। फिर गांधी को लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इसका, फिर इसकी ज़्यादा चलने लग जाएगी, तो गांधी इसलिए फिर खड़ा करते अपनी तरफ से, फिर भी हार जाता है। सीतारामैया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था, किंतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। इस पर गांधी जी ने बयान दिया कि सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। बस अब यहाँ पे सब लोग, अब देखो कैसे स्टेटमेंट कर दिया। कांग्रेस की आंतरिक कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखना चाहिए। फिर जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है तो इसको जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर ये आगे देखता हूँ, मूवी देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। हाँ, इसलिए तो 1932 में दिया गया था, कम्युनियल अवार्ड आया, पूना पैक्ट हुआ, ये सब चीज़ें याद रखना। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। हाँ, एकदम सही बात है। रिजर्वेशन दिया गया था, यहीं से रिजर्वेशन का प्रोसेस भी आता है, ये चीज़ याद रखना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हाँ, एकदम सही बात है, याद रखना। ओनली सेकंड में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 और 13 जनवरी 1931 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, याद रखना। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन नहीं आरोपित किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न तीनों कथन सही है। चलो, हो गया एक पेपर अपना, अब आगे बढ़ो। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा। यहाँ से देखो एंशिएंट मिडिवल तो उड़ा ही दिया इस 2000 की तरह, 2005 का पेपर है ना ये। तो यहाँ से एंशिएंट मिडिवल उड़ा ही दिया। कौन था उस टाइम बीजेपी को? हाँ, बीजेपी आ गई है ना सरकार में। नहीं, कांग्रेस रहती है, कौन रहती है 2005 में? कांग्रेस रहती है ना, 2010-11 तक तो कांग्रेस। बीजेपी तो 2014 में आई है ना। नहीं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी थी। 2013 तक वो रहेगी कांग्रेस। आपने याद रखना कि 2003 तक तो वो थी, फिर 2008 से 2013, हाँ याद रखना था। ठीक है, चलो। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? भाई तक्षशिला कहाँ पे था? पाकिस्तान में, याद रखना है। तो पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। खत्म बात, आंसर आ जाएगा, याद रखना ये चीज़। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है, याद रखना चाहिए, नॉन फैक्ट है, ये याद होना चाहिए। था वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी। गांधार याद रखना, अफगानिस्तान, गांधारी यहीं से थी। रामायण के अनुसार भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। ये लो, ये को नया इतिहास निकल गया है। भरत का पुत्र था तक्ष, याद रखना, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। महाभारत से पता चलता है कि परीक्षित के पुत्र जय ने इसे जीता था, यहीं पर अपना प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके स्टोरी, पर छोड़ो, उसकी क्या जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज आखिरी में ये रहते, पांडवों के आखिरी, परीक्षित लास्ट होता है ना, पांडवों का लास्ट आखिरी होता है। फिर इसको श्राप दे दिया जाता है कि शाप के द्वारा तुम मारे जाओगे, तो शाप इसको खाता हुआ मर जाता। फिर इसका पुत्र यज्ञ करता सारे सांपों को आहुति देने के लिए। बस सारे सांपों को मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए वो नाग यज्ञ करता। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध का कारण से ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। ठीक है, यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों शामिल थे। याद रखना, चंद्रगुप्त चाणक्य भी यहीं से पढ़ा था, यहाँ टीचर। हाँ। कौशल के राजा प्रसेनजित मगध का राजवेद जीवक। ठीक है, याद रखना, ये राजवेद है, ये याद रखना, जीवक। और याद रखना, जीवक चिंतामणि एक ग्रंथ भी है, याद रखना है। सुप्रसिद्ध राजनीति चाणक्य भी यहीं से था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य था। सोचो, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे प्रोफेसर बन गया। चलो, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक? कनिष्का ने 4th बैठक शायद यहीं तो की थी बुद्धिस्ट की। अरे नहीं, यहाँ नहीं था, जम्मू कश्मीर में था।
और कुंडल वन था। ठीक है, इधर देखो, पहले आते हैं यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। याद रखना ये चीज़, ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों के आक्रमण हुए, तत्पश्चात शक आए, पार्थियन आए तथा कुषाणों ने भारत पर आक्रमण करके अपने राज्य स्थापित किए। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सर्वप्रथम 6वीं सदी ईसा पूर्व के कुरुस या साइस द्वितीय के नाम का उल्लेख है, जिसने ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यदि उसने निश्चित रूप से भारतीय किन प्रदेशों को जीता था, यह ठोस प्रमाणों का अभाव में ज्ञात नहीं है। हकमानी आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत एक दूसरे यूरोपीय आक्रमण का शिकार हुआ। यह यूनानी आक्रांता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाला मैसेडोनियन आक्रमण था, जो पहले की अपेक्षा अधिक भयावह सिद्ध हुआ। सिकंदर मैसेडोनिया के सत्रप फिलिप II का पुत्र था। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत भारत पर पश्चिमोत्तर से पुनः इंडो ग्रीक आक्रांताओं ने भारत विजय के अभियान की। भारत का प्रथम शक विजेता मोगा या माउस था। सामान्यतः उसको समय 20 ईसा पूर्व से लेकर 22 ईसा तक माना जाता है। उसके साम्राज्य में पूरी गांधार सम्मिलित था तथा तक्षशिला उसकी राजधानी थी। शकों के बाद पहलव तथा पल्लव, ये पहलव ये अलग है। उनके बाद कुषाणों का नाम इसी क्रम में मिलता है। थोड़ा ध्यान रखना, इनका यूपी से पूछ ही लेता भाई। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोध मत तक थे। अरे क्या बात करें, सपोर्टिव थे, उसको सही करेंगे यार। याद रखना, यहीं से तो फिर अमरावती की स्थापना, ये सब सारी चीज़ें होती है। ये गलत है, याद रखना। पूरी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, याद रखना, ये बात सही है। पाल किधर है? ये बंगाल में है, बंगाल में है ना, और कहीं पे है, बंगाल में होंगे। चलो देखते हैं। इक्ष्वाकु वंशीय लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। ये याद रखना, ये है आंध्र प्रदेश का इलाका। गुंटूर मेरे फ्रेंड भी है वहीं, ये आंध्र प्रदेश का इलाका, याद रखना। कृष्णा नदी बहती भी है, उस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे, याद रखना, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरी याद रखना, इसीलिए अमरावती की स्थापना होती है, याद रखना ये चीज़। ये बौद्ध स्थल ही है। और यूपीएससी ने जो पूछा था 2023 में क्वेश्चन, पुराणों में उन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्रों का नौकर कहा गया। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमुल था। अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी माठरी पुत्र वीर पुरुष दत्त था। अमरावती, देखो मैं बता रहा था ना, तथा नागार्जुन कोंड से उसके लेख मिलते हैं। इनमें बौद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का भी विवरण है। पाल शासक बौद्ध मतन्यायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय उस समय दिया जब उसका भारत में पतन हो रहा था, याद रखना। उन्होंने बंगाल तथा बिहार में अनेक चैत्य विहार और मूर्तियाँ बनाई, याद रखना। तो बंगाल उधर से जुड़े हुए हैं। ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यहाँ अनेक बौद्ध मंदिर तथा विहार थे। अब ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पूछा। चलो आ जाओ। अब देखो, ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ। देखो, शिशुपालगढ़, शिशु वंश किधर था? शिशुपाल, अरे शिशुपाल वो याद रखना, ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ था शिशुपालगढ़। ठीक है, चलो। पीपर हवा याद रखना, ये उत्तर प्रदेश से है। गोलपाड़ा असम में है। विष्णुपुर याद रखना मणिपुर में है। देखो याद रखना, मणिपुर, याद रखना भाई, नाम ऐसे ही पड़ा है, ये याद रखना, इतिहास ऐसे ही बनता है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक लग रही है, पुर। जैसे आप डी का 2 मिलाओगे, 2 ऑप्शन काट दोगे आराम से। ठीक है, चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व स्मारक स्थल जो है पिपरवा है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, मथुरा है, वृंदावन आदि, लखनऊ आदि है, याद रखना है। उड़ीसा के पालगढ़ है, कोणार्क आदि है। असम का गोलपाड़ा है, कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर बहुत पुराना है, याद रखना है चीज़। उमानंदा मयूर द्वीप है, नवग्रह मंदिर है, डोल गोविंद आदि। मणिपुर में खेरामबद बाजार है, शहीद मीनार है, विष्णुपुर है, संदा है, जुको घाटी आदि है। चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है पर फिर भी। अब देखो, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ। पाई का मान किसने किया है? गणित शून्य अंक की खोज किसने की थी? अरे भाई, ये तो पता होना चाहिए आपको, आर्यभट्ट ने की। ठीक है, उसके बाद में पाई का मान साप और सर, आप कहते हो ना आर्यभट्ट से भी पहले किसी ने की थी, इसने तो यूज किया था सिर्फ। अरे हाँ, वही तो बात है, पर भारतीय तो मानेंगे ना कि ये चीज, क्या ही करोगे। इसका आज तो प्रमाणित नहीं हुआ है विवाद है इसको लेके। ठीक है, जो भी अपन तो यूपीएससी ने माना है वो अपन मानेंगे, छोड़ो।
अपने को इनको इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना। अब ज़्यादा ज्ञान करके गलत मत करके आ जाना। अरे ऐसे सोच लो ऑप्शन क्या ही बचा, सी का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, क्या भास्कराचार्य ने किया था? अरे भास्कराचार्य तो वो था, खगोल शास्त्र का विद्वान था। याद रखना, ए का 2 आएगा, समझ में है। पाई का मान किया था, याद रखना पाई का मान जो करता है अपना, कौन करता है? पाई का मान करता बुधायना। तो सांप सीढ़ी का खेल कौन था? ज्ञानदेव। सर अभी जब पहले पढ़े थे इस क्वेश्चन में तो उसमें पाई का मान में आर्यभट्ट का नाम था। नहीं, आर्यभट्ट तो नहीं है पाई का मान। या सर उसमें लिखा हुआ था कि शून्य की खोज किसी अज्ञात। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पाई, समझ में है? उसका वैल्यू क्या होगा जो 22/7 यूज करते हैं, वो इसलिए बताया है। ठीक है, याद रखना चाहिए। फिर भी बात अपन ये याद रखना, यहाँ ये पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, वाई वैल्यू जो याद करो, पाई का वैल्यू कितना लेते हैं अपन? 22/7 लेते हैं। आर्यभट्ट गुप्त युगीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, याद रखना गुप्त काल में था पहली बात, जिनके प्रमुख कृति आर्यभट्ट में है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम ये खोज की पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर परिक्रमण करती है, ये चीज़ भी याद रखना, ये आर्यभट्ट ने किए। इन्होंने सूर्यग्रहण से चंद्रग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला, इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण के बारे में भी इसने बताया था, याद रखना। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट के सिद्धांत का विकास किया, इन्होंने मतलब इसके अगर विकास किया तो इसके बाद में आएगा, ये भी याद रखना। उन्होंने पति द्वारा सूर्य के परिक्रमण की काल अवधि की गणना की। ठीक है, पाई के मान का परिक्रमण बुधायना ने सर्वप्रथम किया था। सांप और सीढ़ी के खेल की उत्पत्ति श्री ज्ञानदेव को। अब देखिए यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित किस एक से संबंध है? याद रखना समुद्रगुप्त हरिसेना ने किया था, समुद्रगुप्त। ये थीम्स ऑफ इंडिया में भी गिवन है, आज ही पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो देखो इलाहाबाद स्तंभ लेख मूलतः अशोक का है, जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करवा दिया। इस पर जहांगीर तथा अकबर के दरबारी कवि बीरबल के लेख भी मिलते हैं। अशोक ने इस लेख के माध्यम से बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों का आदेश दिया। वस्तुतः अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासन देश है, जो सांची सारनाथ तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभकों का उत्कीर्ण मिलता है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। तो ये क्या बोला, लेख किस एक से संबंध था? इसमें ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग परिस्थिति है, ये याद रखना। इसकी रचना के संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। इसी लेख से उसके समस्त विजयों की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसकी संबद्धता अशोक की अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। निम्न किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी? धनतीद्रुप। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव, अब देखो ना यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ये टाइम पीरियड के हिसाब से पूछा था, बस ये याद रखना। साम्राज्य की नींव लगभग 752 ईस्वी में धनतीदुर्ग ने की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट लेखों का विवरण निम्न है। धनतीदुर्ग का एलोरा तथा सामंतगढ़ के ताम्रपत्राभिलेख, याद रखना अजंता एलोरा महाराष्ट्र वाला। गोविंद थड़ के राधानापुर वनी दिंदौरी तथा बड़ौदा के लेख। अमोघ वर्ष 1 का सृजन अभिलेख। चौथा है इंद्र थड़ का कमलपुर अभिलेख। पांचवा गोविंद 4 के काम्बे तथा संगली का अभिलेख। ठीक है, संगली कहाँ? कर्नाटक में है शायद। काम्बे का तरोणम ये होगा तमिलनाडु। काम्बे किधर होगा? कृष्ण थड़ के कोल्हापुर महाराष्ट्र। देवली कहाँ? देवली शायद, देवली यार को वो भी है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट करके है देवली। और कर्नाटक का अभिलेख, थोड़ा ये याद रखा करो, ये चीज़ें स्थान जहाँ पे भी है थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलो, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन 2 के राज्यकाल के दौरान हुआ था? ये अंगकोर वाट। थोड़ा भी फालतू क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होंगे। देखो यूपीएससी अब ये क्वेश्चन एक आध बार पूछ लिया रैंडम। भारत के हिंदू मंदिरों के कंबोडिया के अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है। 2-1 मील के घेरे में स्थित मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी तथा 21 मील लंबी खाई है। मंदिर में जाने के लिए 40 फीट का चौड़ा पुल बनाया गया है। आज यह मंदिर अपनी सुदृढ़ता एवं भव्यता को सुरक्षित किए हुए यह मंदिर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। चलो छोड़ो, वो काम का नहीं है, अपने इधर आ जाओ। दिल्ली का राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित कौन सा एक सही कालक्रम है? भाई अफगान से कौन कौन आए थे दिल्ली में? तो भाई पहले आता है बहलोल खान लोधी आता है, यार का लोधी वंश को फिर कौन करता खत्म? सिकंदर शाह आता है, फिर इब्राहिम लोधी का आकर बाबर बनता है, याद रखना चाहिए।
दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम इस प्रकार है। बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 में अफगान राज्य की स्थापना की थी। उसने 1489 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी सुल्तान बना। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने 1517 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी से 1526 तक शासन किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर द्वारा पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी के साथ साथ लोदी वंश भी समाप्त हो गया। स्पष्टीकरण वाला क्वेश्चन है ये तो वही। इसका मतलब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सवरण जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया था। ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। अरे टोकन मुद्रा तो उसने इसको तो रिप्लेस किया था, ये गलत है, याद रखना चाहिए। और इसीलिए तो सांकेतिक मुद्रा का जनक भी माना जाता है। उसने वो सोने की जगह उसको दूसरी कोई मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्या हो गया? काबे की मुद्रा जारी करता है। हाँ वही ना, तो ये सोने को रिप्लेस करने के लिए तो करता है, पर उसका असफल हो जाता है ये प्रयास। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए थे। इन्हीं प्रयोगों के दौरान उसके स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, जिन्होंने इब्न बतूता ने दिनार की संज्ञा दी है। दूसरी मुख्य योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। चीन और इराक की सांकेतिक मुद्रा से प्रेरित होकर सुल्तान ने भी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई थी। याद रखना, सांकेतिक मुद्रा का था चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन। बरनी के अनुसार सुल्तान विदेशों के प्रदेश जीतना चाहता था तो तथा इसके अतिरिक्त उसमें अपव्यय की आदत थी और उसका खजाना खाली हो रहा था। यद्यपि इसे तर्क को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता, तथापि सत्य यह है कि सुल्तान खुरासन की विजय करने के विचार से शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहता था। नेल्सन राइट के अनुसार 1327 से 30 में जब सांकेतिक मुद्रा टोकन मुद्रा जारी की गई तो उस समय भारत में नहीं अपितु संसार भर में चांदी की कमी हो गई थी। इन परिस्थितियों में बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए थोड़े समय के लिए तांबे तथा उसके मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए गए। ये चीज़ याद रखना। राजा वोडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की। तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? याद रखना, वेंकटलू। अब ये तब थोड़ा ऐसे विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। राजा वाडिया ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इस समय विजयनगर में वेंकट द्वितीय शासन कर रहा था। वेंकट द्वितीय शासनकाल 1586 से 1614 ईस्वी में था। वेंकट द्वितीय अराविड वंश का शासक था। रंगा द्वितीय अराविड वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव तुल्लभ वंश का अंतिम शासक था। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके अराविड वंश की स्थापना की। क्या ही करोगे? भक्त तुकाराम, ये तो पता होना चाहिए कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तुकाराम याद रखना, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। पहली चीज, ये जहांगीर के काल में रहता है। टाइम पीरियड पता होना चाहिए। एक मैप है, उस शायद मैंने भेजा भी है आपको, ध्यान से देख लेना, वो उसमें सारा टाइम पीरियड दिया है सारे संतों का। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। संत तुकाराम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पास कुछ पशु और भू संपत्ति थी, लेकिन बड़े दुर्भिक्ष में उन्होंने अपने माता पिता, 2 पत्नियों में से एक पत्नी तथा पुत्र के साथ सब कुछ खो दिया। ये दिवालिया हो गए थे तथा अपने जीवन से निराश हो गए थे। इनकी दूसरी पत्नी कर्कशा थी। घर और बाहर दोनों ओर से दुखी होकर तुकाराम ज्ञानेश्वर, नामदेव व एकानाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए थे। याद रखना, इसका मतलब ये बाद में आता है। मतलब ज्ञानेश्वर, नामदेव उनकी पढ़ रहा तो उनके बाद में है। तथा भावनाथ और भंडारा की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रहकर ईश्वर को चिंता मनन करने लगा। इन्होंने अनेक अभंगों की रचना की है जिनमें इनकी शिक्षा सम्मिलित है। ये इनकी स्टोरी मैंने देखा है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भाई कौन थे वे? शाहजहाँ के शासन के राजकीय इतिहासकार है। क्या ही करोगे? अभी ये चीज़ें अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। अकबर की भांति शाहजहाँ ने भी अपने काल का इतिहास लिखवाने में खास दिलचस्पी ली और इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी रखे। लाहौरी ने शाहजहाँ के काल के शुरू के 20 साल का इतिहास लिखा है। शाहजहाँ चाहता था कि उसके काल के इतिहास को अबुल फजल के ढंग से लिखा जाए। लाहौरी, जो अपने तर्जे तहरीर की वजह से बहुत मशहूर था, पटना से बुलाया गया था और ये काम उसके सुपुर्द कर दिया गया। उसने पादशाहनामा लिखा जो तैमूर के हालात से शुरू होता है। इसमें शाहजादा, उमरा, विद्वानों, सूफियों, हिकमियों, शायरों के हालात भी मिलते हैं, जिससे शाहजहाँ के काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अंदाजा होता है। लाहौरी के शेष काम को उसके शागिर्द मोहम्मद वारिश ने पूरा किया। शाहजहाँ के काल का पूरा इतिहास मोहम्मद सालेह ने लिखा है। शाहजहाँ की शासन प्रणाली और उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली चंद्रबा ब्राह्मण की 4 चमन श्रेष्ठ रचना है। छोड़ो, एक कोई काम का क्वेश्चन है, छोड़ो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पेशन 2021 में क्वेश्चन पूछा। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? कितनी बार आ चुका? सूरत, गुजरात। बेंगलोर तो ऐसे काट दो। मसूलीपट्टनम कहाँ पे था?
तमिलनाडु। तमिलनाडु? पक्का चेक करके बताओ, ऐसे मत बताओ, ये पता होना चाहिए, याद रखना। क्वेश्चन है बहुत बार इस ऐसे ही नॉलेज से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, याद रखना इसे। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वन ने एक व्यापारी कंपनी, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। हाँ, याद रखना चाहिए। देखो सब ऐसी बातों में गुजरात में तो आए थे, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता। एलिजाबेथ एक व्यापारी कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। भारत में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया जिससे अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा मिल सके। याद रखना कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। ये कब आता? 1608 में आता है, याद रखना इसे। 1608 के समथिंग आता है, जहांगीर के पीरियड में। अब ये ऐसी चीज़ है ना, ये कभी नहीं भूलनी भाई, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछा। 1609 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, किंतु उसने अपने कार्य में सफलता नहीं मिली। फिर बाद में घोड़े लेके आएगा, उससे जहांगीर खुश हो जाएगा। यदि भी जहांगीर ने हॉकिंस को 400/400 का मनसब प्रदान किया था, मतलब मनसबदार बना दिया था इसको। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। ये घोड़े वोड़े लेके आता है, इसलिए दे देता है इसको अनुमति। नहीं सर, ये ना पुर्तगालियों का जो जहाज है उन जाके हमला करते हैं, तो इसलिए भी दे अब वो भी कारण होता है, घोड़े वोड़े भी लाता है। दूसरा का एक और मैं बताता हूँ हकीकत बात। तो इंडिया में भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। ये व्यक्ति जो उसके जहांगीर के सलाहकार थे, सबको था ना, याद रखना, इतना पैसा देता है। पैसा देना मतलब जिसको जिस तरीके से जीता जा सकता है, मतलब जिसको लड़कियां चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, उस तरीके के ये बहुत तरीके से गेम खेलते हैं। यहीं से इंडिया में शुरुआत होती है। नैतिक पतन अंग्रेजों के आने के बाद में शुरू होता है, ये चीज़ याद रख लेना। वैसे पहले भी था, परंतु जो भ्रष्टाचार जो चीज़ है ना, यहीं से शुरुआत होती है। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिसने उन्हें अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। अब याद रखना, ये टॉमस रो आएगा, ये भी ऐसा ही करता है। दक्षिण पूर्व में ब्रिटिश कंपनी ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित, याद रखना 1611 में। यहाँ 1613 में सूरत में मिल गया था, तो ये तो उल्टा हो गया ना। चलो कोई नहीं, पर याद रखना 1611 में इधर मिलता है, उधर 1613 में। 1639 ईस्वी में वेंकट टू के सामंत दमरेला वेंकटे ने अंग्रेज फ्रांसिस डे का मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यह किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध होता है। याद रखना ये कहाँ पे है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा आगे इसी में 2010 तक, कौन कौन किले कहाँ पे थे। अभी देखो ये क्वेश्चन कितनी बार 2018 में भी पूछा। निम्न विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में उल्लेख किया था? याद रखना सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। बंगाल में 1770 भीषण अकाल पड़ा। तीर्थ स्थानों पर आने जाने वाले लगे प्रतिबंधित सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हो गए। सन्यासी को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी। उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठी तथा पोस्टों पर आक्रमण कर दिया, जिसने वारेन हेस्टिंग्स के लंबे अभियान के पश्चात ही दबा सका। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में किया है। अभी देखो, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में किसी उस मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया ना। तात्या टोपे, याद रखना। ये जंगलों वंगलों में फंस जाता, वहाँ पे कोई इसके पे इंफॉर्मेशन दे देता, तो इसलिए मारा जाता है। ये भाग के चले जाता नेपाल के तराई वराई क्षेत्र में। देखो, कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया, ठीक है। नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया। इसमें उनके दक्ष सहायक तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई। कानपुर पर 6 दिसंबर को सर कैंपबेल, याद रखना, ने पुनः अधिकार कर लिया था। ये पीछे विशेष का फेवरेट क्वेश्चन है। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। अब देखो यहाँ से भाग के झांसी रानी पास चला गया। 3 अप्रैल को झांसी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब ये कहाँ भागेगा, और भागेगा। झांसी की रानी था तात्या टोपे ग्वालियर चले गए, परंतु ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लड़ती हुई वीरगति प्राप्त हुई। याद रखना, ग्वालियर में मरती है वो। तात्या टोपे भाग जाता है यहाँ से, बच निकले और अप्रैल 1859 में उन्होंने सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया, है ना। यहाँ से मैं बताता हूँ। यहाँ से जो बोला जाता है, जो सिंधिया है ना, जो अभी ज्योतिराज सिंधिया है, उनका बोला जाता है उनका इतिहास ही धोखा देने का रहा है, इसीलिए उनको ऐसा बोला जाता है। याद रखना ये चीज़। अरे हकीकत बात भी है, उन्होंने देखो वहाँ धोखा दिया, फिर अभी कांग्रेस को कमलनाथ सरकार को दिया धोखा, इसलिए सिंधिया को बोला जाता है कि अरे ऐसा नहीं है, सिंधिया ये जो है मराठाओं को हराने में भी इनका योगदान रहता है। याद रखना ये चीज़। अभी यही कोई स्टेटमेंट बोल देगा तो अभी क्या ही करोगे। ये चल रहा है इंडिया में। अरे ये हकीकत है भाई, ये इतिहास है।
18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी। याद रखना, तो ये यही पकड़ाते हैं, सिंधिया पकड़ाते हैं। अरे सिंधिया याद रखना कि ये मराठाओं को भी हराने में इनका योगदान रहता है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, ये 1800 जब ये वाइसराय बनता तब भी यही रहता है, ये चीज़ याद रखना। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। याद रखना, उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के समय के कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। ये पीसीएस का है, यूपीएससी नहीं पूछे, पर फिर भी थोड़ा याद रखना। विद्रोह प्रारंभ के बाद जिस सेनापति नियुक्ति हुई थी उसका नाम था कॉल्विन कैंपेबल। ये तो सब जगह करता टेक। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा आगे जाके। 1857 के विद्रोह को सर जॉन लॉरेंस और शीले ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। इस विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 है। लॉर्ड हार्डिंग का याद रखना कार्यकाल 1944 से 48 है। अरे गलत लिखा है, 1944 48 चलिए रहेगा। लॉर्ड हार्डिंग कल याद करो, कल अपन किए थे, मैं बताता 1900 याद रखना, ये 1911 में जब राज दरबार होता है बंगाल से वहाँ लाया जाता है, उस टाइम का टाइम पीरियड है, तो ये गलत लिखा है इसने, तो ये गलत है यार। एक बार देखो ये लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड कब रहता है? यस सर 1910 ही था। करजन के बाद लॉर्ड हार्डिंग ही आया था। देखो माले मिंटो रहता है, मिंटो रहता है, उसके बाद आता है ये 10 से लेके शायद 14 तक रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। एक बार देखो, एक बार टाइम पीरियड देखो एग्जैक्ट इसका, लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 था। हाँ, इसी में 1838 में याद रखना प्रेस एक्ट भी आया था, जिसमें सेंसरशिप एक्ट आया था। एक बार देखो ये लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड देखो, ये पता होना चाहिए, याद करो, कल भी क्वेश्चन पूछ लिया था। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते चलो, बहुत ईजी हो जाएगा, याद रखना ये चीज़। 1910 से 1916 ना, ठीक है, याद रखना ये चीज़। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? याद रखना स्वामी विवेकानंद। अल्मोड़ा कहाँ पे है? याद रखना ये शायद हिमाचल प्रदेश में है। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये छोटे मोटे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। याद रखना ये चीज़। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये पीछे का क्वेश्चन है, यूपीएससी नहीं पूछेगा। तथा वे दक्षिणेतर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे, शिकागो सम्मेलन। याद रखना, शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा, खेतड़ी याद रखना राजस्थान, जहाँ तांबे की होता है, ये चीज़ याद रखा करो। राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना स्वामी विवेकानंद रखा था, ये चीज़ भी याद रखना। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म के प्रचार के लिए किया था, ये चीज़ याद रखना। वेदांत सोसाइटी का गठन 1896 में होता है, न्यूयॉर्क में होता है। 1899 में अल्मोड़ा में मायावती मठ स्थापित किया था। ये अल्मोड़ा शायद हिमाचल प्रदेश या उसमें है, याद रखना, पर है इधर ही। 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, याद रखना। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी ने अपने देश में घूम कर भाषण दिया। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके भाषणों का संकलन है। इसी आधुनिक भारत का अधिकार पत्र, चार्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। चलो आ जाओ, अब ये देखो चार्टर एक्ट, ये सब कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। चार्टर एक्ट जो है याद रखना 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार का उत्सर्जित कर दिया गया है। यार वो 1813 में कर दिया जाता है, गलत। यहाँ पे ना 1853 तो पूर्णतः खत्म कर दिया, मतलब 1833 में खत्म कर दिया जाता है पूर्णतः। तो आप यार है ना 1853 में ये होता है ना, उसमें ये चेतावनी दी जाती है कि अब जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म किया जा सकता है कभी भी। अभी 1858 में कर ही दिया जाता है, ये थोड़ा याद रखा करो, ये छोटी छोटी चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने को उत्तरदायी ग्रहण किया। हाँ, ये याद रखना, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। अब देखो ये चीज़ें पढ़ लो तो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, याद रखना। फिर चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ याद रखना 1833 में। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या क्या होता है, ये चीज़ याद रखना। 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश सामग्री का प्रत्यक्ष, सामग्री मतलब वही महारानी का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा संचार मंडल के सब समाप्ति हुई, याद रखना ये चीज़। भारत के शासन के लिए बाहर के राज्य सचिव नामक भारत के राज्य सचिव नामक पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत होता था, ये चीज़ याद रखना।
राज्य सचिव परिषद के 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी तथा शेष की नियुक्ति डायरेक्टरों के द्वारा की जाती थी। इस परिषद में वही व्यक्ति नियुक्त हो सकते थे जो 10 वर्ष तक भारत में कार्य कर चुके हो। नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिकतम 10 वर्ष हो चुके हो। भारतीय गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया और उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। याद रखना, ये चीज़ें थोड़ा पता होनी चाहिए। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। अभी थोड़ा बहुत पता हो रखना, ये चीज़ें यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुए थे। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतिम सरकार का पुनः गठन किया गया। अंतिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था। जवाहरलाल नेहरू के पास, याद रखना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे वो। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इसके पास था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह था, सूचना तथा प्रसारण था। याद रखना ये चीज़। बलदेव सिंह के पास रक्षा था। जॉन मथाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा था। GCH भाभा कार्य, खान तथा बंदरगाह था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि था। आसफ अली के पास रेलवे था। जगजीवन राम के पास श्रम था। लियाकत अली के पास वित्त। ये यूपीएससी में पहले पूछा है। आई चंद्रगिरी के पास वाणिज्य। अपुन रथ, ये तो कोई काम के नहीं। जोगिंद्रनाथ मंडल विधि था। गजब नगर अली, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उसका थोड़ा बहुत याद रखना, सबको जरूरी नहीं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों पूर्ण सत्ता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसका अध्यक्षता भाई जवाहरलाल नेहरू। सोचना ही नहीं है, तो कितनी बार कर चुके हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। याद रखना, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की, जिसका दायित्व महात्मा गांधी की। यहीं से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये चीज़ें याद रखना, ये तो पता होना चाहिए। अब देखो, मैडम भिकाजी कामा के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, कौन सा सही है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अरे नहीं, शायद बाद में फहराती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देखते हैं, गलत है जो भी है। आगे देखो, मैडम कामा ने दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। हाँ, ये बात सही है, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। अभी देखो, ये वाला चीज़ है, ये कब क्या फहराया था क्या नहीं था, ये चीज़ याद रखना। मैडम भिकाजी कामा भारत की प्रथम सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थी। याद रखना, पहली बात। इन्होंने बहुत से सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी तथा दादाभाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, सरदार सिंह राणा आदि के साथ मिलकर कार्य किया। यह रूसी क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आई थी और तथा लेनिन के साथ इन्होंने पत्राचार भी किया, जिसने इन्हें मॉस्को आने का निमंत्रण दिया। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था तथा माता पिता पारसी थे। उनका पिता का नाम सोहराब रामजी पटेल था। रुस्तुम के आर कामा इनके पति थे। मैडम ने दादाभाई नौरोजी निजी सचिव के रूप में भी काम किया। 1909 में पेरिस से उनका मुख्यालय हो गया तथा हरदयाल तथा सकलाबर जैसे युवा क्रांतिकारी को मिलन स्थल हो गया है। 1907 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। तो ये क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, पेरिस में आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में ध्वज लिया था। पेरिस में नहीं लिया इन्होंने, कहाँ लिया था, स्टुटगार्ट में। याद रखना, वहाँ पे पहले से जो दिया वो गलत है। ठीक है, इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार की थी। यह वस्तुतः स्वतंत्र भारत के झंडे का मूल रूप था, केवल रंग में अंतर था। इसमें केसरिया के स्थान पर लाल रंग था। अब छोड़ो इतना, कौन, पर याद रखना क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, बस इतना याद रखो। आज कंप्लीट करना है, कल करना है, बताओ। कौन भाग गया यहाँ से? चलो चलो ठीक है, देखो इधर डायरेक्ट आधुनिक इतिहास आ गया तो फटाफट खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? अभी तो पढ़े थे अपन, फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखना,
देखिए यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये सब पूछा हुआ है, याद रखना, ये सबके बारे में पता होना चाहिए। 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट टू के सामंत धमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसीसी डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यह किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ था, याद रखना, ये मद्रास में। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 1200 रुपये के बदले सुल्तानती कालिका तथा गोविंदपुर की जमींदारी मिली थी। इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक किलाबंदी फैक्ट्री का निर्माण हुआ। सर चार्ल्स आयर इस फोर्ट विलियम का पहला प्रधान बना। अभी पता होना चाहिए इनके बारे में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या बात कर रहे हो, वॉरेन हेस्टिंग थे भाई, गलत। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, सोचो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग तथा मॉनसन तथा वॉरवेल का नाम अधिनियम में लिख दिया गया था। थोड़ा जो भी है पर इतना याद रखना बस। 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सब प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य नियंत्रण में दे दिए गए। सब प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई तथा मद्रास के संविधान सभा को कानून बनाने की शक्ति की समाप्त कर दी गई। याद रखना कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है, जब 1867 का जो एक्ट आएगा ना उसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये थोड़ा याद रखा करो ये चीज़ें। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में 14 सदस्य को सम्मिलित किया गया था। ये कौन था? मैकाले, याद रखना ये चीज। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गए थे? भाई फ्रांसीसी। कौन सा एक जात स्वतंत्रता पूर्व, नहीं रुक जाओ, स्वतंत्रता पूर्व मतलब भारत आज़ाद हुआ था, भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए हैं भाई फ्रांसीसी तो आए थे 1665-64 में, याद रखना है जी। इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ध्यान देखो। भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। ये चीज़ याद रखना। अंग्रेज भी यहीं आते हैं, पर अंग्रेज आ जाते हैं 1613 में। सोचो कैसे बराबरी करोगे भाई उनके। बाद में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली रहे हैं, याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाल यूरोप के उन देशों में अग्रणी रहा जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। उत्तमासा अंतर्द्वीप होते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत की खोज की। 2021 का क्वेश्चन। 1602 ईस्वी में विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर संयुक्त डच कंपनी वेरीमिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की थी। याद रखना 1602 में फिर डच आते हैं, फिर उसके बाद में वो आते हैं अंग्रेज। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द फर्स्ट इंडीज। छोड़ो क्या ही मतलब, छोड़ो। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना अवध, भाई के इतना ही पढ़ के मार दो, याद रखना। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण कर लिया। उसने झांसी, सतारा, नागपुर के साथ साथ जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस के तहत किया था। निम्नलिखित किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, याद रखना। ऐसे भी किससे? विधवा पुनर्विवाह से जुड़े थे, बैतूल कॉलेज से जुड़े थे, ये सब चीज़ें याद रखा करो इनके बारे में। भाव विवाह तथा बाल्य विवाह दोष नामक पुस्तक की रचना का श्रेय ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने डिंका और बैथून के साथ मिलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए बैथून कॉलेज तथा अन्य स्कूलों की स्थापना की। 2021 का क्वेश्चन है ना। एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। जब ये मतलब ये देखो उस टाइम क्यों ज़रूरत थी, मतलब ये चीज़ भी समझो कि उस टाइम क्या होता था। पहली बात तो बाल विवाह होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि 7 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, ये हकीकत है। तो कभी क्या होता, एक तो क्या था कि बेमेल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस टाइम, मतलब कि 70 साल का बुढ़ा भी शादी कर रहा था। मतलब उस टाइम भाई रोक टोक तो नहीं थी ना शादियों में। जब याद रखना ना, अम्बेडकर ये कानून लाते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर सबसे पहला कानून यही था कि जो हिंदू मैरिज लॉ होगा उसमें एक ही शादी कर सकते हैं। इसका बहुत विरोध हुआ था। जो सामंत थे, जमींदार थे, उन्होंने, क्योंकि वो 4-4, 5-5 शादियाँ करते थे भाई तो मतलब समझ रहे हो कितना वो है। तो जब ये क्या हो रहा था, 60 साल का बुढ़ा है, शादी कर लिया तो मर ही जाएगा वो 10 साल बाद में। अगर वो 7 साल की लड़की शादी कर रहा है, बस 17 साल की, आप सोचो उसका जीवन कैसे होगा। ये तो सती प्रथा करवाई जा रही थी। चलो सती प्रथा तो याद करो को 1829 में विलियम बेंटिक ने ख़त्म कर दी थी, पर उसके बाद में और दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि फिर विधवाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी।
इससे क्या हो रहा था कि समाज में थोड़ा बहुत व्यवचार जो है वो फैल रहा था। ये चीज़ याद रखना, ये हकीकत है, स्वाभाविक सी बात है, वो लॉजिकली आप सोचो तो नैतिक पतन होते हुए तो इसीलिए जो है ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये कानून लाते हैं। भाई ये जरूरी हो गया था, याद रखना ये चीज़, इसलिए लाते हैं कि भाई दोबारा विवाह होना जरूरी है, नहीं तो फिर समाज में अनैतिकता हो जाएगी। देखो आज भी मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, आज भी समाज में विधवाएं जो होती है उनका विवाह होना बहुत मुश्किल है आज के दौर में भी। सोचो अगर होगा भी तो नया शादी नहीं होता उनका कोई पहले से कोई किसी की वाइफ मर चुकी होगी उन लोगों के साथ होती है। सोचो आज भी भारतीय समाज में नहीं है कुछ भी, क्या ही करोगे, इंडिया नाम मात्र का इंडिया है नहीं, आज भी वही है सब कुछ चीज़ें। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। इन्हीं की वजह से 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विधवा को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई। इन्होंने बहु विवाह तथा बाल्य विवाह दोष नामक पुस्तिकाएं लिखकर उनका विरोध भी किया था। किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासकों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, याद रखना, रिपन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, याद रखना, 1881 में आता है उसी टाइम। ये बहुत अच्छा शासक था। अगर ये भी माना जाता है कि रिपन और ज़्यादा टाइम पीरियड रहता ना तो भारतीयों को बहुत जल्दी मतलब चीज़ें मिलती, इसलिए भाई लगभग 3-4 साल के टाइम पीरियड बहुत अच्छा काम कर दिया था इसने। पंचायती राज लाया था, ये चीज़ें याद रखना। वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उसको ख़त्म करता है ये। लॉर्ड रिपन जून 1880 से दिसंबर 1884 तक भारत का वायसराय था। इसके कार्यकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ये केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहां 100 से अधिक श्रमिक में काम करते थे। इसमें कारखानों में काम करने वाले मजदूरी की व्यवस्था को नियमित किया गया था, सुधारा गया। इसमें यह प्रावधान था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाना काम नहीं कर सकते। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का समय नियमित किया गया और संकटपूर्ण मशीनों को बाड़ा लगाना आवश्यक हो गया, मतलब सुरक्षा। और एक और चीज़ याद रखना, देखो मैं यहाँ से ये भी चीज़ सीखने को मिलती है, अगर आप मान लो कि अच्छे अधिकारी बनते हो, ठीक है, तो याद रखना जनता हमेशा आपको याद रखेगी। तो रिपन को आज भी पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, भारत का 1000 साल इतिहास हो जाएगा ना तब भी रिपन को याद रखेंगे लोग। और दूसरी बात यह है कि आपको किस तरीके से कौन याद रख रहा है। आप अच्छे काम करोगे तो आप अच्छे नामों से जाने जाओगे, खराब काम करोगे तो खराब कामों के कारण जाने जाओगे। पर याद रखना ये चीज़, शासक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये बात सही है, दूसरा गलत है। वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, बच जाता, अरे नहीं। सी देखो इधर ध्यान से देखना। जून 1945 में वाइसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला में भारतीय नेताओं के सम्मेलन बुलाया था। यही शिमला सम्मेलन है, याद रखना ये चीज़। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे अपनी कार्यकारी परिषद में भारतीय नियुक्ति करेंगे और युद्ध को छोड़कर सभी विभाग वितरित कर देंगे। हिंदू अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर अर्थात सवर्ण हिंदू और मुसलमानों को परिषद में बराबर स्थान दिए जाएंगे। अर्थात मुस्लिम लीग की राजनीतिक समानता के बदले सांप्रदायिक समानता की मांग की पहली बार ब्रितानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया था। वेवल की योजना भारत विभाजन को रोकना नहीं अपितु समस्या को समय के लिए टालने की थी। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान समझना है यहाँ पे। अब देखो जैसे बोला कि भाई हिंदुओं की सीट और वो मुस्लिमों का समान रिप्रेजेंटेशन दिया गया, परंतु यहाँ पे बता विवाद कहाँ होता है। जिन्ना बोलता है कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे ना वो सारे मेरे द्वारा चुने हुए होंगे। फिर यहाँ पे कांग्रेस बोलती नहीं, हमारी तरफ जो मौलाना अब्दुल कलाम थे उनको बोला नहीं हमारी तरफ से ये होंगे। तो फिर यहाँ पे विवाद होता। जिन्ना बोलता कि भाई नहीं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो मैं ही करता हूँ ओनली, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस हिंदुओं का। यहाँ पे विवाद होता है, वो चीज़ याद रखना। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला, याद रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। अब बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर बता रहा हूँ कि स्वदेशी आंदोलन क्वेश्चन आएगा। अमार सोनार बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय की रचना भी उन्होंने की थी, याद रखना। गीतांजलि नामक कृति के लिए उन्होंने 1912 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वन फूल, कड़ी और कोमल, मानसी, उर्वशी, कणिका, पूर्वी, महू, भोलानाथ आदि इनकी भव्य कृतियाँ हैं। 1921 में इन्होंने विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर कला, साहित्य तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। निम्नलिखित स्थान में कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? भाई केक खाना, चंपारण से शुरू करता, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखना। यहीं से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1917 ईस्वी में चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश किया।
गांधी जी चंपारण के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए थे। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़े का पटाक्षेप किया। उसके बाद खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्न किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फल से जलियांवाला बाग भाई रोलेक्ट एक्ट। अब ये तो रट जानी चाहिए, इतनी बार करवा दिया। देखो यही है, जो ये क्लास में बैठा होगा ना, अब ये कुछ सोच रहे होंगे भाई ये चीज़ें याद हो जाती है। अब जैसे मेरे को ना, मैं बताता हूँ, मैंने ये PYQ बहुत साल पहले पढ़े थे, मुझे यहाँ तो याद है, शायद 2018 के अटैम्प में पढ़े थे। उसके बाद मैंने कभी दोबारा पढ़ा नहीं है इनको, पर मुझे आज भी याद है कुछ चीज़ें, याद रखा करो ये चीज़ें। ठीक है, चलो। 10 दिसंबर 1927 ईस्वी को जस्टिस टोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह सेडिशन जांच कमेटी गठित की गई थी। इसने 15 अप्रैल 1918 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 18 मार्च 1919 को जो कानून पास हो उसे रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में हड़तालें, जुलूस निकाले गए थे, सभाएं हुई, लेकिन पंजाब में इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। फलतः उन्हें 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का हंसराज नामक व्यक्ति ने संबोधित किया था। ठीक है, संचालन के समय ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, याद रखने माइकल ओ डायर रहता, ने निर्दोष जनता पर गोली चलवा दी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। कंप्लीट। देखो कांगो नदी, यूपीएससी ने दे सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इधर से रिपीट होते हैं। डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री आ गया तो ये फटाफट हो जाएगा। देखो, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सपना, जहांगीर अभी याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। याद रखना कब? 1613 में। मछलीपट्टनम में कब? 1611 में। इस समय महत्वपूर्ण कि जेम्स वन के भारतीय दूत विलियम हॉकिंस 1611 में जहांगीर के दरबार में सूरत में कारखाना खोलने के लिए निवेदन किया गया था। जहांगीर ने हॉकिंस को कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। यद्यपि सूरत के स्थानीय व्यापारियों और पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर ने यह अनुमति कुछ समय पश्चात रद्द कर दी थी। याद रखना ये चीज़। हॉकिंस के उपरांत आए अंग्रेजी यात्री थॉमस रो 1615-18 ईस्वी काल में अंग्रेजों को कारखाना खोलने की पुनः अनुमति मिली। इस क्रम में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में मछलीपट्टनम में कारखाना खोला। इसे याद रखना। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि का अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय कांग्रेस नरमपंथी थे। दूसरी बात याद रखना, गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यही गांधी बोलते हैं कि तुम भारत दर्शन करो। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कितनी बार आएगा? बम्बई। ये याद रखना, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस, याद रखना ये सब चीज़ें। कांग्रेस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। याद रखना। एक और चीज़, एक फैक्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे 72 लोग आए थे। याद करो जब गांधी दांडी मार्च करते तो कितने लोग थे? 78। याद रखना ये चीज़ें, जिनमें अधिकतर वकील एवं पत्रकार थे। ध्यान कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 ईस्वी में एवं द्वारा की गई थी। इसके अलावा बम्बई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांगों में मुख्यतः प्रशासनिक सुधारों, सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया गया था। एक और मैं कहानी बताता हूँ यहाँ पे। इसका जो है ना, पहला अधिवेशन पुणे में होना था, पर यहाँ रखना वहाँ प्लेग की बीमारी फैल जाती है इसलिए ये लोग डर जाते हैं कि अपन भी मर जाएंगे, इसलिए फिर बम्बई किया गया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में? अब सब बात कौन करेंगे? गर्मवादी कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। याद रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला के द्वारा अरविंद घोष ने की थी। ये प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे। याद रखना, ये बाद में संन्यास धारण करके पंडिचेरी जो है मतलब साउथ में चले जाते हैं और आज उनका आश्रम भी है, जो कालांतर में योगी बन गए। देखो इन्होंने विचार व्यक्त किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन प्राण है तथा इसे प्राप्त करना अति आवश्यक है। 1908-9 में सरकार ने इन्हें माणिक तल्ला बम कांड में
फंसाकर 1 वर्ष की कैद की सजा दी गई, लेकिन अंततः उन्हें छोड़ दिया गया। इसी उपरांत अरविंद घोष 1910 में पांडिचेरी चले गए और वहाँ ओरीवेले आश्रम की स्थापना की। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पांडिचेरी में व्यतीत किए थे। याद रखना बहुत बड़ा आश्रम है आज भी। अरे हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, मोदी जो अभी चुनाव के बाद जो गया था ना, वो यहीं गया था। रख के चुनाव के बाद याद रखना, वो चला गया था गुफा में, वो यहीं गया था वो। तो ये चीज़ें याद रखा और क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? भाई दादा ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद करो, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक है वो। भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, याद रखो, देखो ये नाम याद रखोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला था, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, ये भी याद रखना। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखना। और किसके थ्रू गए थे? लिबरल पार्टी के टिकट्स के थ्रू हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनते हैं। निम्न में कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? याद रखना, अल हिलाल। कॉमरेड किसका है? अरे देखो एक बार, एक कॉमरेड है ना, मुझे जहां तक लग रहा है उसका है, सुभाष चंद्र बोस का। एक बार देखो ये किसका है कॉमरेड, इसमें तो नहीं दी है। अरे देखो ये द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसकी है? जमींदार तो छोड़ो, जमींदार तो मतलब नहीं है, पर ये दोनों तो काम किए। एक बार देखो कॉमरेड किसकी है और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसकी है, ये प्रकाशन किसका है, ये अच्छी चीज़ें पता होना चाहिए। भाई कोई है यार क्लास में? सब भाग गए हो, कहाँ हो सब लोग? सो रहे हो क्या? सर कॉमरेड जो है अंकुर मिश्रा की बुक है। अच्छा, अरे ये द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण की है क्या? देखो भाई, हो सकता है, समाजवादी तो थे ही वो। सर श्यामा जी कृष्ण वर्मा जो लंदन में हाउस ऑफ बनाए नहीं थे, वो उनकी है बुक ये। अच्छा, श्यामा कृष्ण वर्मा जी है ना, ठीक है, थोड़ा याद रखना ही चाहिए ना। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आज़ाद का उपनाम धारण किया। 1909 में उन्होंने पत्रकारिता कार्य शुरू किया। सोचो कहाँ, मक्का, मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब या कहाँ? सऊदी अरब में है ना, सोचो, वहाँ से इंडिया आ गया था, सोचो। तथा अल नदवाउ, द वकील, अल हिलाल, अल बलग जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तक है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्वतंत्रता के उपरांत राजनीतिक जीवन के द्वारा देश की सेवा की। रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कितनी बार आया ये क्वेश्चन भाई। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1970 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया। भी याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे। रोलेट समिति के सुझाव के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रोलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, याद रखना। चलो, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक था? टीचर कौन था? जेबी कृपलानी। याद रखना, आज़ादी के टाइम ये था कांग्रेस का अध्यक्ष, वो भी याद रखा करो, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद भी टीचर था, परंतु ये बोला कि जेबी कृपलानी को यूपीएससी ने आंसर माना है, ठीक है। निम्न में किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें बोर्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं को धारण किए? याद रखना, आज़ादी के टाइम की बात होगी, तो याद रखना कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन 1927 का है, शिमला मिशन 1945, किप्स मिशन 1942, ये 1946, याद रखना। अब समझ बात है, जब आखिरी टाइम आ गया तब बोलेंगे ना ये सब चीज़ें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, याद रखना। सर पैट्रिक लॉरेंस भारत विशेष सचिव था। सर स्टॉपर्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था तथा लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग का प्रमुख शामिल था।
कैबिनेट मिशन की नियुक्ति वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी। इसके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सत्ता हस्तांतरण के तरीके या विधियों को प्रस्तावित करना था, संविधान निर्माता सभा के गठन के लिए उपाय सुझाना था, साथ ही अंतरिम सरकार का गठन करना था। मिशन ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित किसने फ्री इंडियन लीजन का नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। सेना वेना बनाने का काम तो यही करेगा भाई। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रैमोइल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, उसे फ्री इंडियन लीजन का नाम दिया। ये मूवी देखना, समझ में आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? कि भारतीयों को बिना पूछे उनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समर्थन घोषित कर दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए तो है इन्होंने त्यागपत्र दिया, तो सही है। अब तो ये क्वेश्चन 2011 या 12 में आया था डायरेक्ट, भाई क्यों त्यागपत्र दिया था, उसका कारण यही था। कैसे सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करे। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी दिन वायसराय लिन लिथुंगो ने, याद रखना है उस टाइम वायसराय ये था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता ने भारतीय जनता से परामर्श किए बिना ही भारत के युद्ध को एक पक्ष और जर्मनी के विरुद्ध युद्धोत्तर राष्ट्र घोषित कर दिया। परंतु इसके तुरंत बाद ही ब्रिटिश संसद तथा भारतीय विधानसभा के माध्यम से आपातकालीन कानून लागू किए गए, जिससे प्रांतीय सरकारों की स्वायत्ता पर नियंत्रण लगाया गया और जनता के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कांग्रेस युद्ध के समय अपना सहयोग और समर्थन देने के विरोधी नहीं थी, लेकिन इसके बदले में उसकी मांग थी कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और युद्ध के दौरान केंद्र में जनता का वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जानी चाहिए। कांग्रेस यह चाहते थे कि भारत के लिए युद्ध और शांति के मामले का निर्णय भारतीय जनता द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के विचार से असहमत होने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। ये चीज़ याद रखना। ये तो ज्योग्राफी का हो गया। चलो 2 साल के बचे, आज खत्म करते हैं। फिर मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाना, कल क्लास तो लेनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाऊंगा मैं, कल तो वो काम करेंगे अपन। आज इसको कंप्लीट कर लेते, कल ओनली उसी की क्लास करेंगे, सी सेट का नहीं करेंगे। कल इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाने पड़ेंगे सर। चलो 2009। चलो ये देखो यूपीएससी देखो कितनी बार पूछा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? जैन मत का है, याद रखना। इसका मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, तब आप आराम कभी भूलोगे नहीं। देखो एक चीज़ याद रखना, देखो जैन ये बहुत अच्छी स्टोरी है और आजकल इसका सब यूज़ करते हैं, अगर आपने भी सुनी होगी ये स्टोरी। देखो ध्यान समझना, ये एक हाथी है, ठीक है, ये एक हाथी था, अज्यूम करो 6 अंधे लोग हैं, ठीक है। ये ना, ये मतलब मेरा मानना है कि देखो ना, कभी कभी फिलोसफी ऐसी चीज़ है भाई जो बहुत कुछ मतलब आपको सीखने के लिए और आपकी आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 6 अंधे लोग हैं, ध्यान से समझना। अब एक व्यक्ति है जो हाथी के सूंड को पकड़ता है, मतलब वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, तो उसके पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, तो बोलता है ये कोई मोटी रस्सी है। ये ध्यान से समझना, एक मोटी रस्सी है। फिर एक जो है अंधे को खड़ा कर दिया जाता है उसकी टांग के पास, तो बोलता है एक मोटी दीवार टाइप से है या पेड़ है, इस टाइप से बोलता है। हाँ, पेड़ टाइप से बोलता है। फिर एक को उसका जो हाथी की जो छाती होती है वहाँ पे उसको टच करवाया जाता है, तो वो बोलता है ये तो बहुत बड़ी दीवार है। मतलब कहने का मतलब है, देखो ये चीज़ समझो, ये जैनिज्म के ना सबसे फेवरेट वो है, ये स्टोरी है, मतलब और ये बहुत पॉपुलर है। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किस नज़रिए से देख रहे हो, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। अब जैसे ये जो बता रहा है व्यक्ति वो भी सही बता रहा है, ऐसा नहीं, जो उसने महसूस किया उसने वो बताया, इसने जो महसूस किया उसने वो बताया, जो इसने महसूस किया उसने वो बताया। भाई गलत तो कोई भी नहीं है, परंतु हकीकत में तो कुछ और चीज़ है, वो आती है। तो इसीलिए कभी भी है ना, एक चीज़ याद रखना, इस स्टोरी का मॉरल सेंस यही है, कभी भी अपने जैसे भारत में मतलब झगड़े क्यों होते हैं फैमिली में या जो भी, कभी भी अपन क्या मानते हैं कि भाई मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, ये याद रखना। और ये चीज़ याद रखना, डेमोक्रेसी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अनेकांतवाद होना चाहिए। इसीलिए याद रखना, डेमोक्रेसी में अगर आप सोच रहे हो कि ओनली बीजेपी सही है और सब पार्टियाँ गलत है, तो आप गलत हो, ये चीज़ याद रख लेना। जैनिज्म की फिलोसफी जो हर जगह काम आएगी। कभी भी जीवन में आपको लगे कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो इस फिलोसफी को अपनाया करो, कभी जीवन में फंसोगे नहीं, याद रखना ये चीज़। ये बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, उसी पे ही अनेकांतवाद बना है। जैन दर्शन का कोट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत जैन दर्शन मानना है कि इस विश्व में अनंत वस्तु हैं और प्रत्येक के अनंत धर्म है। मतलब वही है कि अलग अलग सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू।
महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक भाई बाहुबली। श्रवणबेलगोला कर्नाटक किसे समझे किसके लिए जानी जाती है, याद रखना। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक नगर में स्थित जैन मंदिर के प्रांगण में 18 मीटर ऊंची भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। उनके सम्मान में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाने वाला उत्सव जैन धर्मावलंबियों में महामस्तक अभिषेक नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। अंग्रेज सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी, जहांगीर। अब देखो कितनी भारी क्वेश्चन पूछा, क्या ही करोगे। ठीक है, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आ जाओ इधर। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्न किसने, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, याद रखना, राजा रामन राय। अरे याद रखना किसके साथ मिलकर, ठीक है, याद रखना। 1817 में किया था, ये भी चीज़ याद रखना, बस इतना याद रखना। 1817 में। निम्नलिखित में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, याद रखना, ये मद्रास में हुआ था 1688 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया था, सोचो कितने पहले। अरे ये ना एनसीईआरटी में है ये वाला। आगे देखो, अभी फटाफट देखो, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, अरे भाई बिना मुकदमा चलाए बनाए जेल भेजने के लिए। रोलेट एक्ट में प्रावधान है, जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने संदेह हो उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए, जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें बताओ एक चीज़, आज भी रोलेट एक्ट है, किस नाम से, कोई बताएगा मुझे। नजरबंदी कानून जो होता है, हाँ, राष्ट्र विद्रोह कानून है ना, वो यही है, वो भाई यही है। देखो मतलब समझ रहे हो भाई, आज भी आप अंग्रेज में गुलाम शासन में जी रहे हो। आज भी क्या होता है, जब लग रहा है कि भाई किसी को इसी अनुसार, यार देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी, फिर अगर लगता है कि भाई कुछ विद्रोह है, ये भड़काने का प्रयास किया गया, तो उसको जैसे याद करो, जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं को जो कर दिया गया था, याद रखना, ये वही रोलेट एक्ट है। रोलेट एक्ट में क्या हो रहा था, देखो संदेह हो रहा था, तो उसके आधार पर देखो आज अगर आप देखोगे ना माइन्यूट लेवल पे चीज़ें, आज भी वही है। तो समझा करो ये चीज़ें, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है भाई। डेमोक्रेसी मतलब ये चलिए होता है कि वोट देने का अधिकार मिल गया तो डेमोक्रेसी है। मैंने जो आज स्टेटमेंट लगाया था वो इसीलिए लगाया था, मतलब समझो हकीकत तौर पे तो वही सब सारी चीज़ें हैं। नाम चेंज कर दिया गया, आज बस इसको राजद्रोह कर दिया गया, याद रखना ये चीज़ है, वही कानून। रोलेट में प्रावधान था कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का, देखो बस यही है आज का जो कानून है, ये है सेडिशन एक्ट भी बोलते हैं जिसको। होने संदेह उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए, जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। याद करो, देखो जम्मू कश्मीर में सबको गिरफ्तार कर लिया था। ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री प्रकाशन में जिससे जनता में रोष फैले अपराध माना जाए। इस कानून को जनता ने काला कानून नाम दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था। इससे सरकारी कर्मचारियों को किसी भी न्यायोचित आंदोलन को कुचलने की शक्ति मिल गई। देखो तो आज भी ऐसा ही है। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में किसने भारत में क्रिस मिशन भेजा था, याद रखना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था, क्रिस मिशन भेजा था। और मुझे ये बताओ, किसी को चलो ये पता है तो ये बताओ कि लॉर्ड माउंटबेटन को कौन भेजता है, ये पता होना चाहिए, याद रखना। कौन था 1947 में, कौन था, याद रखना। ये हार जाता है, फिर बाद में जो है लेबर पार्टी आती है, लेबर पार्टी फिर बना के भेजती है। लेबर पार्टी में तो पति है रैमजे मैकडोनाल्ड शायद। एक बार देखो, एक बार सर्च करके बताओ मुझे कौन भेजा था उसको, माउंटबेटन को कौन भेजता है। उस टाइम याद रखना लेबर पार्टी बन जाती है, जैसे युद्ध खत्म होता है उसके बाद में ये वेस्टर्न चर्चिल जो पार्टी होती है वो हार जाती है, फिर वो लेबर पार्टी आती है। लेबर पार्टी स्टार्टिंग से भारत का समर्थक रही थी वो। मार्च 1942 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक घोषणा की, युद्ध मंत्रिमंडल ने भारत के विषय में एकमत होकर कुछ निर्णय किए हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टफर्ड क्रिप्स भारत जाकर स्वयं निजी विचार विमर्श से स्वयं को संतुष्ट कर इस निर्णय से अवगत कराएंगे और ये निर्णय न्यायपूर्ण और अंतिम निर्णय होता था अभिष्ट मंतव्य प्राप्त कर लेगा। सर्च करो, बताओ कौन था उस टाइम। लेबर पार्टी का रहता, इतना मुझे पता है। और सर्च करो, सर्च करके बताओ एक बार, पता होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि देखो इस टाइप क्वेश्चन पूछा तो इस टाइप का भी पता होना चाहिए अपने को। इतना मुझे पता है कि लेबर पार्टी है। अरे मिला नहीं क्या, कल एक क्लास लूँगा मैं, उसमें हिस्ट्री के जितने भी है ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सब बता दूंगा कल, ठीक है। कल लगेगी क्लास, ओनली वही क्लास करेंगे कल।
अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना सर्च करने में टाइम कैसे लगाते हो? सर किसके बारे में, मतलब मुझे क्वेश्चन ही याद नहीं। अरे लॉर्ड माउंटबेटन जब आया था 1947 में, उस टाइम ब्रिटेन का सर प्रधानमंत्री कौन था? माउंटबेटन के समय तो क्लेमेंट एटली थे सर। हाँ, ये हुई ना बात। क्लेमेंट एटली था, लेबर पार्टी का था वो, याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो। तथ्य गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने। हाँ, ये एकदम सही बात है, इसीलिए तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसलिए 1935 एक्ट इसी के आधार पर बनता है, याद रखना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन को बंद किया था। सोचो 2024 का क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका, सेम चीज़। दोनों सिस्टम में सही है। 1935 अधिनियम के लिए जिन मसौदों की सहायता ली गई है, साइमन रिपोर्ट था, याद रखना, नेहरू समिति रिपोर्ट भी थी, 3 गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर्ष समिति रिपोर्ट, लोथियो रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों से विवरण था, याद रखना थोड़ा ही चीज़। इस अधिनियम ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन को बंद किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान भी किया गया था, याद रखना। व्यक्तिगत सत्ता का विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही तो चुना गया था, तो दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना, उस टाइम शुरू होता जब वर्ल्ड वार शुरू हो जाता तो अंग्रेज बात मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी बोलते तुम लोग शुरू करो, फिर देखता हूँ, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर मैं शुरू करता हूँ। फिर बाद में शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्तावित पारित हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। अरे इसमें देखो कुछ ही नहीं होता था, नॉर्मली गाँव में जाके लोगों से मिलते थे, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, शांतिपूर्वक था ये। जैसे कोई व्यक्ति या छोटा समूह गिरफ्तार किया जाता तो उसका स्थान कोई अन्य नेता ले लेता था। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया, लेकिन ये आंदोलन बहुत सीमित उत्साह ही जागृत कर सका। 17 दिसंबर 1940 को गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। किस प्रस्ताव के संदर्भ में है, ध्यान दो कितनी बार आया, देखो 2022 का क्वेश्चन। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए था, अरे नहीं, यही तो क्वेश्चन 2022 का भी था, डोमिनेट स्टेट देने की बात करता है। संविधान निर्माता निकाय की रचना, हाँ ये था, ये याद रखना, संविधान निर्माता की बात तो करता है ये चीज़। देखो कितनी 2022 का सेम क्वेश्चन है ये। क्रिप्स मिशन 19 मार्च 1942 में आया था, भारत आया था। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके अपने प्रस्ताव की घोषणा की। पहला, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य एक नए भारतीय संघ का निर्माण करना है, जिसका स्तर अधिराज्य का होगा, मतलब डोमिनेट स्टेट, याद रखना चाहिए। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माता सभा गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासत चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के नेता शामिल होंगे, लेकिन रक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगा। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें नहीं था। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो 2024 में क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझ रहे, उसमें भी था आपकी रक्षा वाला। अब सोचो जब उस टाइम भी ये नहीं दे रहे, मतलब 1942 में भी नहीं दे रहे लोग, तो 1935 एक्ट में कैसे दे देंगे विधानमंडल को? तो वो सेकंड स्टेटमेंट गलत था, पहला सही था। सोचो कैसे क्वेश्चन यूपीएससी फंसा रहा है, सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनु असफ अली किसी भूमिगत क्रियाकलाप के मुख्य संगठक थी, याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन। और याद करो यूपीएससी ने आगे जाके पूछा 2017 या 16 में क्वेश्चन याद आया, किसके बारे में पूछा था उसमें? या सर उषा मेहता के बारे में। हाँ, और वो भी देखो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका भी आंसर, जो रेडियो संचार से जुड़ी हुई थी। हाँ, तो मतलब समझो, देखो कैसे आप देखो यहाँ से थीम पकड़ लेते तो वो सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम ही है। अनु असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख, अब देखो वो भी भूमिगत लिखा था उसमें, देखो यहाँ पे भी लिखा है, देखो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ये है ट्रिक। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1929 ईस्वी में विख्यात वकील असफ अली से विवाह कर लिया। राजनीति सक्रिय होगी। 1942 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टेक मैदान में पुलिस की चुनौती देकर झंडा फहराने के बाद भूमिगत हो गई थी। करो या मरो नारा, भारत छोड़ो आंदोलन कितनी बार, इसलिए अब क्या रहेगा देख लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गांधी जी ने मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, याद रखना, महात्मा गांधी। अरे याद करो, अहमदाबाद मिल से तो जुड़े थे उस टाइम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न किस कारण भाई स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था उस दिन? इसी दिन बंगाल विभाजन होता है, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अरे नहीं, अब ये चीज़ें याद रखना। बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में भोजन नहीं बना, सभी दुकानें बाजार बंद रखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। दांडी की यात्रा से क्या आरंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितनी बार करोगे क्वेश्चन को।
सैनिकों के आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। इसी कार्य में 12 मार्च 1930 को उन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च की थी, याद रखना, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, ये भी याद रखना, दांडी तक जाके वहाँ पे नमन कानून तोड़ के अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं। चलो लास्ट पेपर 2010 का देखो, इससे ये पता लग गया अपने को भाई सारे क्वेश्चन इधर से हैं, टेंशन लेना ही नहीं है, इनको अच्छे से कर लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा वो पढ़ लो। अरे कितनी बार मैं भेजा हूँ ग्रुप में, टेली व्हाट्सएप पे भी मैं भेजा हूँ, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो। ठीक है, भेज दूंगा दोबारा, जाके देखो पिन भी किया हुआ है ये, देखो। चलो ठीक है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, ठीक है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है, याद रखना। गुप्त काल के चित्रांकन दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है, वो याद रखना, बाघ गुफाएं हैं, ना कि एलोरा है, याद रखना। गुप्त काल में बाघ गुफाएं जुड़ी हुई थी, ठीक है। गुप्त काल में चित्रकला उस शिखर पर पहुंच चुकी थी। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण में हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं तथा धार जनपद के समीप स्थित बाघ पर्वत गुफाओं में। ये एक बात देखो, बाघ गुफाएं कहाँ पे है, कर्नाटक में है, कहाँ पे है, धार जनपद के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर, ये फिर एमपी में, एमपी विंध्य पर्वत तो उधर है, बनाई गई। 1858 में डेंजर फील्ड ने इन गुफा को खोजा था, जहाँ से 9 गुफाएं मिली है। बाघ गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है, यहाँ से प्राप्त संकेत नृत्य चित्र स्वादित, याद रखना, एमपी में। चलो, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ था, ये हुई ना, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसमें देखो 27 बात है, पहली बात तो उसका वो आने लग जाएगा, महायान आएगा, मूर्ति पूजा होगी, जातिवाद, ये सब सारी वो सारी चीज़ें वापस से हो जाएगी जिसके कारण इसका जन्म हुआ था। सोचो, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बस यही सबसे बड़ा कारण था। क्या ही करोगे, मतलब पंडितों ने बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। देखो यही होता है, मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना। मतलब ऐसा मतलब बोला जाता है कि आगे जाके जैसे अम्बेडकर है ना, अम्बेडकर, इसको भगवान की उपाधि दी जा सकती है, इसको विष्णु का अवतार बना दिया जाएगा जब लगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। भाई ब्राह्मण लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये चीज़ समझो। तो ये वही चीज़ हुआ था भाई बुद्ध के साथ। भाई बुद्ध भाई समाजवाद हिंदू धर्म से अलग हट के बना रहे हैं सारी चीज़ें, उसका विरोध कर रहे हैं, फिर बाद में बोले थे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो वैसे भी तो एक जगह वो अम्बेडकर की फोटो लगा के शादी करते हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन, मतलब व्हाइट कपड़े जो पहन, ऐसी जो कैटेगरी होती है वो करते हैं। वो तो है, स्वाभाविक सी बात, वो अपने भगवान उसी को मानते हैं। भाई हकीकत बात तो सही भी है, मुक्तिदाता तो उनके लिए वही थे ना भाई। अपन भगवान को क्या मानते हैं, जो मुक्तिदाता भाई सभी ऐसे लोगों, सोचो, समझ रहे हो, कितने हजारों सालों से भाई उनको यातनाएं सहनी पड़ी। अगर संविधान नहीं बना होता तो आज भी सोचो कितना भेदभाव होता है। सोचो संविधान है तो थोड़ा बहुत कुछ है लोगों के पास, राइट्स है, हकीकत बात है। तो मैं इसलिए बोला कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कल आगे जाके इसको विष्णु का अवतार बना दिया जाए, ठीक है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। अरे नहीं, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। देखो कितना एक्सट्रीम वर्ड है, तो ऐसे गलत हो जाएगा, तीसरा काटोगे आंसर आ जाएगा। पतन के कारण थे ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, याद रखना। अवतारवाद के प्रभाव स्वरूप गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार समझे गए जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, राजकीय संरक्षण खत्म होना, बौद्ध धर्म में विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ था, महायान और फाहियान, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में कौन जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, भाई स्वाभाविक सी बात है, नागार्जुन नहीं था। ये कौन था, बौद्ध धर्म का था, याद रखना ही चाहिए। तुकाराम, त्यागराज, ये सब जुड़े हुए थे। देखो यूपीएससी 2019 में पूछा, 2024 में नागार्जुन से वापस पूछा, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा हूँ। नागार्जुन का संबंध बौद्ध धर्म से है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे, ये चीज़ याद रखना। त्यागराज तमिलनाडु में भक्ति मार्ग प्रस्तुत किया था। तुकाराम ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विठोबा विष्णु पूजा पद्धति की महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। पुष्टि मार्ग के पास वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन शुद्धतावेद का प्रवर्तन किया। दक्षिण भारत के होते हुए उत्तर भारत में रहकर कृष्ण भक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अतःप्रोक्त केवल विकल्पों में केवल नागार्जुन ही भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तटीय लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मराठा था लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निशान बदला लेना चाहता था। अरे नहीं, उसका कुछ अलग उद्देश्य था। देखो अब यहाँ पर है, अब देखो ये क्वेश्चन जो क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे 1761 में जो होता है ये, यहाँ से मराठा हार जाते हैं।
और याद रखना इनका ये उद्देश्य था ही नहीं कि भारत पे आक्रमण मतलब भारत पे सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए तो बोला गया कि ये इससे ये श्योर हो गया कि भाई कौन शासन करेगा, अंग्रेज क्यों करे, क्योंकि इनका उद्देश्य था नहीं। मराठा हार ही चुके थे तो मराठा ऐसे खत्म हो गए, इनका उद्देश्य था नहीं तो अंग्रेज आराम से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो मराठा द्वारा लाहौर से अपने वाइसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। सोचो, ओनली बदला लेने के लिए आए थे। क्या ही करोगे, इतिहास कैसे भी बदल सकता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, ओनली सोली लूटना आने चाहिए थे बस। दूसरी, मराठे हिंदू पदशाही की भावना से उत्प्रोत होकर दिल्ली की ओर अपने अधिकार लेना चाहते थे। मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली के लाहौर में नियुक्त वाइसराय तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम था, जिसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई सामने आती है। 14 जनवरी 1766 के इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। विश्वासराव तो नाम मात्र का सेनापति था। यूरोपीय तकनीक पर आधारित मराठाओं की पैदल सेना एवं तोपखाने टुकड़े कमान इब्राहिम खां गारदी के हाथों में थे। थोड़ा क्या मराठा साम्राज्य थोड़ा कर लेना कि उसमें बन सकता है, ये याद रखना। मराठा साम्राज्य को देख लेना एक बार। निम्नलिखित में किसने गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविधान, याद रखना, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, याद रखना ये करता है कॉर्नवालिस का सृजन किया, जो कालांतर भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता, पुलिस का सबका याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी याद रखना, थोड़ा इस नाम से भी पूछ सकता है यूपीएससी, पर सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विस याद रखना कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी में प्रतियोगितात्मक परीक्षा देनी होने लगी थी। ये प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी में भारत में भी होने लगी। 1863 ईस्वी में भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यार को ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब उन्हें निलंबित कर दिया गया। अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद भी त्यागपत्र दे दिया। सोचो, कलेक्टर बनने के बाद भी छोड़ दिया। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। अरे हाँ, ये याद रखना, ये बात सही है। और ये जो है कौन करता? कॉर्नवालिस करता है। कारण ये था भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरी बात ये मानता था कि भाई शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये कॉर्नवालिस का ही योगदान है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संग्रहित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। एकदम सही बात है ये चीज। इसलिए रेवेन्यू ऑफिसर अलग बना, याद रखना ये चीज़ें। पौंडीचेरी वर्तमान पौंडीचेरी संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आगे भी बना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हाँ भाई, पुर्तगाली तो आए थे सबसे पहले। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। सोचो, इस टाइप का स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए थे। उत्तर माशा अंतर्द्वीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, ये भी याद रखना। 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कंपक काबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा मतलब याद रखना नौकाओं का, कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने उसकी पैतृत्व उपाधि जोमेरिन थी उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले व जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थे। अंग्रेजी कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किए, क्योंकि पुर्तगीज ही रहते आखिर में, और आखिर में भारत इसी से छुड़वाता। साइमन कमीशन कौन सही कथन सही है? सारे के सारे वो थे, इसीलिए इसका विरोध होता है। इसमें प्रांतों में देश शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति की थी। प्रांतों में देश शासन के उत्तरदायी सरकार, इसीलिए याद रखना 1935 एक्ट में ये होता है, याद रखना ही चाहिए। क्या होता? प्रांतों में देश शासन खत्म कर दिया जाता है, केंद्र में लागू कर दिया जाता है। तो ये इसी की रिकमेंडेशन थी, याद रखना ही चाहिए। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में 1929 ईस्वी में भारत का 2 बार दौरा किया था। कमीशन 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिकमेंडेशन याद रखना, 1919 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्र में भारतीय कोई भी उत्तरदायित्व नहीं प्रदान किया जाए, इसलिए वहाँ पे याद रखना द्वैध शासन लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। भारत को बर्मा से विलग कर दिया जाता है। उड़ीसा सिंध को अलग प्रदेश बना दिया जाए। तो ये 1935 एक्ट में ये होता ही है। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखे, इसीलिए आगे जाके उसको और बढ़ावा दिया जाता है। कितना क्वेश्चन अभी देखो वही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में चारों संकल्पों को स्वीकार करने अतः उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर
कांग्रेस में विभाजन हो गया था, निम्न में कौन सा इन संकल्प इन चारों संकल्प में से नहीं था? अरे राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, बॉयकॉट था, याद रखना। इसी कारण तो ये कौन चाह रहे थे? गरम दल के चाह रहे थे, और ये इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये अलग चीज़ है। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। ये संकल्प थे बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन। इन्हीं चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। और याद रखना, आपके क्वेश्चन आएगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बस ये चीज़ याद रखना। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी। इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश भी शामिल था। सोचो कितना बड़ा इलाका था। विरोध के बावजूद कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 2023 का क्वेश्चन। इसी दिन याद रखना कौन सा खादी वाला जो है मोदी ने घोषित किया था। भारत छोड़ो के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दे वी आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव इस पंपलेट में था? याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चनों का क्या आ रहा है। चलो, क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था भाई संवैधानिक गतिरोध को हल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। चलो देखते क्या दिया है इसके बारे में। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। राजगोपालाचारी जो मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे, मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो, देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। बस इतना टाइम पीरियड याद रखना, इतना नहीं पूछेगा वो जाके। कौन कौन से सही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी चंपारण आने तथा अरे राजकुमार शुक्ला चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। एक याद करो, ट्रिक ऐसे नहीं लग रही भाई। दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, याद रखना, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए गांधी जी को राजी किया। चंपारण जांच में गांधी जी के सहयोग जेबी कृपलानी करते हैं, महादेव देसाई करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CF एंड्रूज, HS पॉलक और राजकिशोर प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि व्यक्तियों ने किया था। उतना पर कुछ का तो नाम याद रखना। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ पटेल ने की थी, इसके मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम में संकल्प आरोपित किया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, ये चीज याद रखना। निम्न कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? रुको एक चीज मुझे बतानी है आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज याद रखना ना, मतलब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में क्या होता है कि आर्थिक मंदी आती है पूरे विश्व में, है ना। तो उसी टाइम की बात होती है कि जो है कि रशिया में नहीं आती आर्थिक मंदी, है ना। तो ये जो है, ये तो बहुत किधर घुमा दिया भाई, ये तो सारा चीज़ उल्टा कर दिया। मामला गड़बड़, कौन सा ईयर का खुला है? मामला गड़बड़ हो गया। चलो हाँ, सुना स्टोरी। तो उसमें यह था कि ओनली रशिया में जो है ना उस टाइम जो आर्थिक मंदी नहीं आती है ना, तो क्या होता है कि नेहरू भ्रमण करता है उस टाइम, याद रखना ये चीज़, ज़्यादा पीछे चले जाएगा। 2010 कर रहे हैं ना अपन, ये कौन सा है? 2010 आ गया, ठीक है। तो याद रखना कि जो है ये जवाहरलाल नेहरू वहाँ का दौरा करता है, मतलब रूस का, ठीक है। तो वहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं को देखता है। तो इसी कारण से ये जो आर्थिक कार्यक्रम है ना, यही कार्यक्रम आगे जाके पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम बनता है। थोड़ा ये चीज़ याद रखना। चलो आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस मिशन के साथ कौन जुड़ा होगा भाई क्रिप्स मिशन के साथ? याद रखना, महात्मा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, याद रखना। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने, ये याद रखना, वेस्टर्न चर्चिल,
1942 क्रिस मिशन की भारत को घोषणा की। 23 मार्च 1942 ईस्वी क्रिस मिशन भारत पहुंचा। यहाँ पर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात क्रिस मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। क्रिस मिशन के साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये चीज़ याद रखना, इसको क्यों लिया गया समझना, ये मुस्लिमों को, ताकि मुस्लिम लीग को नहीं महत्व मिले, याद रखना ये चीज़। कांग्रेस की मानता था कि ये जो है ये है मुस्लिमों के असली रिप्रेजेंटेटिव। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गए सारे, अपने हिस्ट्री के कर लिया। इससे ये भी समझ में आया अपना कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन PYQ से ही है। ठीक है, तो अब अपना क्या काम है, कल जो है अपन करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी 6ठी से लेकर 12वीं तक NCERT है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यू NCERT में। फिर जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की जो ओल्ड NCERT है, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। मतलब मेरा माना देखो, वो मैं बताऊंगा कि भाई जो कोचिंग के नोट पढ़ रहा है वही पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पैटर्न जिसने पढ़ा वही पढ़ो, अलग से नहीं, मतलब ठीक है, वो मैं बता दूंगा कल। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के में नितिन सिंघानिया कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, सारी बुक नहीं पढ़नी है, तो कल अपन ये सारा काम कर लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों देखो पॉलिटी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अरे मेरा मानना है कि आप लोग जो है मिनिमम 40 क्वेश्चनों के लिए तैयार हो चुके हो। 40 से ज़्यादा ही आता है, पर 40 क्वेश्चनों के लिए तैयार हो चुके हो। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके भाई इसमें से 40 में से 35 से कम किसी भी हालतों से सही, मतलब वो सही होने ही चाहिए। ये चीज़ यार, क्योंकि सारे टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। ये 35 मतलब 70 नंबर आप लोगों के, आप तैयार हो चुके हो 70 नंबरों के लिए। अब जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे, 30 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे आपके। फिर 20 क्वेश्चन याद रखना इकोनॉमी के, 10 क्वेश्चन साइंस टेक के, आपका 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आराम से 30 अप्रैल तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल अपन आराम से इस पे काम करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाऊंगा, क्योंकि अपने सारा PYQ का समझ ले लिया है, किस कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे ये भी पता लग गया, सारी चीज़ें पता लग गई है अपने को। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे कल। किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना है? हो गया हिस्ट्री में, अभी भी किसी को डाउट है? कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? अनु है, नगीना, छोटी, शिवानी। तो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी आपका कंप्लीट हो चुका। मैं फिर बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ पार्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। याद रखना 40 से लेके 50 क्वेश्चनों के बीच में आपको मिलेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी से। पॉलिटी मतलब मैं स्कीम सब जोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, तो ये लगभग 20 क्वेश्चन में समथिंग आते ही हैं। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हिस्ट्री के जरूर मिलते हैं आपको, ये चीज़ याद रखना। और याद रखना अब की बार जो है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा, याद रख लेना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि अब की बार हिस्ट्री का पेपर जो है NCERT से आएगा, ओल्ड NCERT से खास तौर पे। ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा पूछेगा क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पूछेगा, तो थोड़ा ये चीज़ों को ध्यान रखना। चलो ठीक है, कल मैं लगा दूंगा। फिर उसके बाद में मंडे से अपन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और मंडे से फिर अपन जो मैथ वाले जो टॉपिक है, परसेंटेज और रेशियो, मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के साथ साथ मतलब मैथ वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर रीजनिंग शुरू कर देंगे। तो रीजनिंग आराम से खत्म हो जाएगा अप्रैल तक, उससे पहले ही हो जाएगा, पर फिर मान लो कि अप्रैल तक नहीं चलेगा, अप्रैल तक तो ये मान के चलो फिर मुझे पैसेज के लिए लगभग कितने 14 क्लासेस चाहिए, तो आराम से अपन कर लेंगे उधर। ठीक है, CSET आखिरी तक पढ़ेंगे, GS कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा वो कर लेना, रट जाना। मैं पहले बता रहा हूँ। आपकी बात देखो, अपने पिछले साल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम किया है, CSET में भी काम किया है, इधर भी काम किया है। और मेरा मानना है कि आपकी बार मैं GS के मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ याद रख लेना, 50 क्वेश्चन तो वहीं से ही आएंगे। NCERT चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत उधर लगा ही दिया हूँ, 50 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, इसकी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इतना एक्सपीरियंस है और ये ज़रूर होगा। और जो सर उधर बताते जा रहे हैं, तो उनका भी चीज़ फॉलो जरूर करना, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा अनुभव है, 4-5 अटैम्प्ट दे भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। पढ़ाने में देखो अलग चीज़ आती है कि उससे फिर मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लगता है। वो अनअकैडमी में भी पढ़ाए हैं, ओनली आइस में भी पढ़ाए हुए हैं, तो अच्छा खासा उनके पास में भी अनुभव है, तो उनका भी फ़ायदा उठाओ। याद रखना, PD निकलना चाहिए सब लोगों का। लापरवाही करोगे इसीलिए नहीं निकलेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ याद रखना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जिनको CSET में डर लग रहा है वो पैसेज की क्लासेस को अच्छे से करो, 4-5 बार देखो, पैसेज क्लास में इंप्रूवमेंट होता है, आप ये चीज़ समझिए। रीजनिंग मैथ का जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, NCERT कर लो, NCERT कर लो रीजनिंग मैथ के लिए, और उसके बाद में PYQ देख लो, बस इसके अलावा कुछ ही मत करो। जहाँ टॉपिक में थोड़ा बहुत लग रहा है कि टॉपिक गलत क्वेश्चन हो रहे तो दृष्टि क्वेश्चन लगा लो, उसका मैंने आंसर भेजा ही आपको मॉडल वाला। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 40 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, अब अच्छे से पढ़ो इनको, बार बार पढ़ो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।